अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। सुबह पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपकी मेजबान जरिया बारिफ और मेरे साथ हैं मोहम्मद शुएब। नाजरीन, जुम्मा मुबारक। और आज प्रोग्राम का आगाज हम करते हैं चूंकि आज है 1 अक्टूबर, 1 अक्टूबर का महीना, ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ। कोशिश करेंगे इस महीने के किसी दिन, यूं तो पूरा महीना इस पर बात करेंगे, लेकिन किसी खास दिन ज़रूर इस पर एक सेगमेंट भी करें ताकि आगाही की जब हम बात करते हैं तो वो आगाही पहुंचे उस तक जिस तक पहुंचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चंद स्टैट्स हमने सुबह डिस्कस किए, वो आपके सामने रखना बड़ा ज़रूरी है। अच्छा, जहाँ पे हमने उन स्टैट्स का जिक्र करना शुरू, वहीं पर जब आपने कहा ना कि हम इस पर खुसूसी निशस्त भी रखेंगे, इरादा सुबह पाकिस्तान की टीम का यही था और इस इरादे को अमली जामा पहनाने के लिए जो फर्स्ट लेडी हैं, जो मिसेस प्रेसिडेंट हैं, उनकी जानिब से बात भी की गई कि वो ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस के हवाले से एक मुहिम का आगाज़ करना चाहती हैं, सुबह पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से उसका आगाज़ करना चाहती हैं। लेकिन अफसोस कि वो इस वक्त कोरोना में मुब्तला हैं और कोविड पॉजिटिव हैं। हम दुआ गो हैं कि वो जल्द से जल्द सेहतियाब हों ताकि इस मामले पर जो मुहिम जोई वो करती आई हैं, जिस तरह से ये कारवां लेके वो आगे चली हैं ख़वातीन को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करने के हवाले से, उनके इस कार खैर में हम भी अपना हिस्सा डाल सकें। तो चूँकि हम बात कर रहे हैं ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस के हवाले से, हर साल हम देखते हैं अक्टूबर के महीने में हम तमाम एंकर हजरात जो हैं वो अपने अपने कपड़ों पर या अपने कोट्स पर, अपने लिबास पर एक पिंक कलर का रिबन पहनते हैं और वो इसीलिए पहनते हैं ताकि वो खवातीन जो कि ब्रेस्ट कैंसर के आर्जे में मुब्तला हैं, हम उनके साथ यकजहती कर सकें, उन्हें बता सकें कि आप अकेले नहीं हैं, आप किस परेशानी में, हम आपके साथ। और कुछ आदाद शुमार ये कि हर साल 90,000 नए केसेस रिपोर्ट होते हैं पाकिस्तान में। ये सिर्फ पाकिस्तान का फिगर है शुएब। वाई? बिकॉज एशिया में पाकिस्तान सबसे ऊपर है जहां ब्रेस्ट कैंसर के केसेस रिपोर्ट होते हैं और एक अंदाजे के मुताबिक 40,000 खवातीन इस मरज़ की वजह से मौत के मुंह में चली जाती हैं। जो हर 9 में से एक खातून की जब हम बात कर रहे हैं, हर 9 में से एक खातून एट रिस्क होती है ब्रेस्ट कैंसर में मुब्तला होने की। तो इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि समझा जाए कि कब एग्जामिनेशन कराना है, कब खुद एग्जामिन करना है, मैमोग्राफी कब करानी चाहिए, क्या एज ब्रैकेट जिन्हें साल में एक बार ये टेस्ट, ये स्कैन ज़रूर करवाना हो। 30-35 प्लस अगर ख़वातीन हैं तो साल में एक बार मैमोग्राफी, ये जो स्कैन है, ये बहुत ज़्यादा अहम होता है ताकि अर्ली डिटेक्शन हो जाती है। तो अर्ली डिटेक्शन का बड़ा अहम रोल होता है ट्रीटमेंट में। बिल्कुल। तो अगर आप में से कोई भी खातून ये समझती है कि वो ब्रेस्ट कैंसर मतलब छाती के सरतान में मुब्तला है, तो इसे बिल्कुल इग्नोर मत कीजिए। अपने घर के बड़ों से बात कीजिए, अगर बच्चियां हैं या फिर हम खवातीन देखते हैं जो हामला खवातीन हैं वो इस किस्म के आर्जे में मुब्तला है, शर्म बिल्कुल महसूस मत कीजिए। ये एक ऐसा मामला है जो आपकी ज़िंदगी के लिए, आपके लिए जानलेवा साबित हो सकता है। एग्जैक्टली। और इसमें बड़ा अच्छा रोल कुछ हॉस्पिटल्स प्ले करते हैं। वो कहते हैं कि अगर आप 30-35 प्लस हैं तो फ्री आपकी मैमोग्राफी होगी इस महीने में। तो ये भी इनिशिएटिव्स हैं जो कि मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स की जानिब से लिए जाते हैं। एक गवर्नमेंट की सतह पर भी इसको बड़ा प्रमोट किया जाता है, चूँकि ज़ाहिर है हमें अर्ली डिटेक्शन की तरफ जाना होता है। चलें जी, बढ़ते हैं प्रोग्राम में आगे। अब जिक्र शहीद मिल्लत लियाकत अली खान का करते हैं। अगर आज जिंदा होते तो 126 साल के होते। 126वां यौम पैदाइश है उनका। बिल्कुल ऐसा ही है और पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म हैं वो। और लेकिन उनकी अगर हम बात करें तो जाहिर सी बात है बड़ी शुरू में ही तारीख का हिस्सा रहे हैं वो, तो यकीनन बड़े नशीब व फराज उन्होंने देखे अपनी ज़िंदगी में। और उन्होंने क्या क्या तलखियाँ देखी अपने उन हालात में पाकिस्तान की हवाले से और पाकिस्तान को दवाम बख्शने के हवाले से एक रिपोर्ट है, ज़रा वो देखिए आप। मिल्लत लियाकत अली खान ने 1 अक्टूबर 1895 को भारतीय पंजाब के गांव करनाल में आंख खोली। इब्तिदाई तालीम घर से हासिल करने के बाद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अलावा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से आला तालीम हासिल की। बरतानिया में तालीम मुकम्मल करके वतन वापस लौटे तो चंद माह बाद ही सियासत की दुनिया में कदम रखते हुए ऑल इंडिया मुस्लिम लीग में शामिल हो गए। कायदाना सलाहियतों के बाइस लियाकत अली खान जल्द ही बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के करीबी साथियों में शामिल होने लगे। 1943 में एक जलसे में बानी पाकिस्तान ने लियाकत अली खान को अपना दाएं बाजू भी करार दिया। तहरीक पाकिस्तान के दौरान हर अहम सियासी मामले में
उन्होंने कायदे आज़म की मुआवनत की। इन्हें हिंदुस्तान की अबूरी काबीना में बतौर वजीर खजाना काम करने का एजाज भी हासिल है। क़याम पाकिस्तान के बाद लियाकत अली खान को मुमलिकत खुदादाद का पहला वजीर आज़म बनने का एजाज हासिल हुआ। वो तकरीबन 4 साल पाकिस्तान के वजीर आज़म रहे। 16 अक्टूबर 1951 को उनके नाम से मंसूब रावलपिंडी के लियाकत बाग में उन्हें शहीद कर दिया गया। आज लियाकत अली खान दुनिया में मौजूद नहीं, मगर कौम के लिए इनकी खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। आगे बढ़ेंगे। पाकिस्तान के मारूफ टीवी प्रोड्यूसर, कंपेयर, अदीब और दानिशवर उबैदुल्ला बेग साहब को याद करते हैं। उनका आज 85वां यौम पैदाइश मनाया जा रहा है। 1960 और 70 की दिहाई जब इसकी हम बात करते हैं, इसमें PTV का मकबूल तरीन प्रोग्राम कसौटी उनकी पहचान बना था। बिल्कुल ऐसे ही, लेकिन सिर्फ हम कसौटी की बात नहीं करेंगे शुएब, क्योंकि वो सहाफ़ी, इसके अलावा बहुत अच्छे ब्रॉडकास्टर, दस्तावेजी फिल्मसाज, हम यहाँ पे ये भी कहेंगे कि TV रिपोर्टर और शॉवल निगार, ड्रामा आर्टिस्ट भी रह चुके हैं। तो लिहाजा उनकी शख्सियत के हवाले से भी हम अपने व्यूअर्स को ज़रूर आगाह करेंगे। एग्जैक्टली। उबैदुल्ला बेग साहब 1 अक्टूबर 1936 को भारतीय शहर रामपुर में पैदा हुए। असली नाम हबीबुल्ला था, मगर उबैदुल्ला बेग के कलमी नाम से उन्होंने शोहरत हासिल किया। अक्सर ऐसा होता है, नाम कुछ लेकिन शोहरत किसी और नाम से हासिल करते हैं। पाकिस्तान टेलीविजन पर कसौटी जैसा मारूफ प्रोग्राम इससे शोहरत समेटी, जैसा पहले भी जिक्र किया, और कमवेश 2.5 दहाइयों की PTV से वाबस्तगी के दौरान 350 से जायद दस्तावेजी फिल्म्स उन्होंने बनाई थी। बिल्कुल, और ऐसे में हुकूमत पाकिस्तान ने 14 अगस्त 2008 को उनकी खिदमात के एतराफ़ में उन्हें सदारती तमग़ा हुस्न कारकर्दगी से भी नवाजा था। साल 2012 में बीमारी के बायस वो अपने खालिक की हकीकी से जा मिले। तो अगर आज वो जिंदा होते तो डेफिनेटली हम उनका बर्थडे ज़रूर सेलिब्रेट करेंगे। एक्जैक्टली 85 ईयर्स के होते। चलें जी, बढ़ते हैं आगे। क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं। बहुत ज़्यादा आवाज़ हमारे वज़ीर आज़म इमरान खान साहब बुलंद करते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के विजन के मुताबिक पाकिस्तान में मौसमियाती तब्दीली से मुताल्लिक उठाए गए इक़दामात को दुनिया रोल मॉडल के तौर पर पेश कर रही है। एशिया पैसिफिक और जनूबी एशिया के लिए बरतानवी रीजनल सफ़ीर ने पाकिस्तान को मौसमियाती तब्दीली से निमटने के हवाले से आलमी रहनुमा करार दिया है। आलमी रहनुमा कुछ छोटा नाम नहीं है नाज़रीन। एशिया पैसिफिक और जनूबी एशिया के लिए बरतानवी गवर्नमेंट की जानिब से COP का 26 रीजनल हम बताएंगे कि सफ़ीर केन जो है, उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान ने मौसमियाती तब्दीली से निमटने के लिए जो मनसूबाबंदी की है वो बाकी दुनिया के लिए एक रोल मॉडल बन सकती है। उन्होंने मज़ीद ये भी कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान के हवाले से पैगामात बड़े वाज़ेह और मुतासिरकुन हैं, जो कि पाकिस्तान का मुआशी तस्वुर वाज़ेह करने के साथ साथ एक तरक्की करने वाले मुल्क की पोजीशन को बरकरार रखे हुए हैं। लिहाजा हम यहाँ पे ये भी देखते हैं कि इन इक़दामात के बाद पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली से निमटने के हवाले से आलमी रहनुमा की हैसियत इख्तियार कर चुका है। एग्जैक्टली। पाकिस्तान के पास इस मसले पर इलाकाई और आलमी रहनुमा की हैसियत को मुस्तहकम करने का मौका है। ये स्टेटमेंट उनकी तरफ से आना ये बहुत ही ज़बरदस्त बात है। तो हमने सोचा आपसे शेयर करते हैं जो इमरान खान साहब के इक़दामात हैं, जिस तरह उन्हें डिफरेंट फॉर्म्स पर सराहा जाता है, तो वो आपके सामने हमने रखा। अब एक और अहम खबर है, ज़रा अब अपने कौमी मामलात की इंटरनल मैटर्स आपके सामने रखते हैं। कौमी असम्बली ने इंतखाबी इस्लाहात से मुताल्लिक तरमीमी बिल मुश्तरका इजलास में पेश करने की जो तहरीक है वो कसरत राय से मंजूर कर ली है। इंतखाबी इस्लाहात के तहत आइंदा इंतखाबात इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए कराने, समंदर पार पाकिस्तानियों को वोट का हक देना है। ये बड़ी अहम डेवलपमेंट है जो कि हुई है, और ये सिर्फ अहम एक मुख्तसर अहम नहीं, ये बहुत बड़ा अहम है। तो कहते हैं ना कि बड़ी खबर, अहम खबर, इस हवाले से इंतहाई इंपॉर्टेंट है क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का जो वावेला है गुज़िश्ता बरस से चल रहा है और अपोजिशन जो है वो इस पर किसी तौर भी मानने को तैयार नहीं है। जबकि हम ये देख रहे हैं कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो ये कह रही है कि ये प्रैक्टिस चूंकि बाकी तरक्की याफ्ता ममालिक में हो चुकी है, लिहाजा हमें इसे पाकिस्तान में भी लेकर आना चाहिए। पड़ोसी मुल्क भारत में भी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल किया जा चुका है, लेकिन ऐसे में स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर की ज़ेर सदारत इजलास में
इंतखाबात तरमीमी बिल मुश्तरका इजलास में मंजूरी के लिए भेजने की तहरीक जो है वो कसरत राय से मंजूर कर ली गई है। और इस मौके पर वज़ीर कानून डॉक्टर फरोग नसीम साहब ने इंतखाबात तरमीमी बिल पर अपोजिशन के एतराज़ात का जवाब देते हुए कहा कि इस बिल के दो हिस्से हैं जनाब। पहला हिस्सा तो ये कि जो समंदर पार पाकिस्तानी हैं उनको वोट का हक दिया जाए, और फिर ये कि क्योंकि अरबों डॉलर तरसीलात चूंकि वो पाकिस्तान भेजते रहे हैं स्पेशली कोविड के दौर में, तो मेरे ख्याल से हमें ये वोट का हक उन्हें जरूर देना चाहिए। Exactly, that's what he said कि जो तरसीलाते ज़र भेजने वाले हैं उनको वोट का हक, इसके इस्तेमाल का हक ना देना ये बहुत बड़ी ज़्यादती होगी। ये भी कहा कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जदीद टेक्नोलॉजी है, लेटेस्ट है, स्टेट ऑफ द आर्ट। हम अक्सर टर्म यूज़ करते हैं किसी इदारे के लिए, लेकिन यहाँ पे हम कहेंगे कि बड़ी जदीद है ये। इस पर एतराज़ इलेक्शन कमीशन का दायरे अख्तियार नहीं है, ये फरोग नसीम साहब ने कहा है। अच्छा, एक और अहम मामला ये भी कौमी मफाद से इस तरह से जुड़ा हुआ है, चूँकि जब भी तरक्की की बात हम करते हैं, डेवलपमेंट की बात करते हैं, ऐसे प्रोग्राम्स जो लाने होते हैं उसकी बात करते हैं, उसमें जो एक आम शहरी का हिस्सा होता है वो टैक्स की मद में होता है। लेकिन टैक्स चोरी, जिस पर इमरान खान साहब ने बहुत ज़्यादा आवाज़ उठाई, तो टैक्स चोरी का जब जिक्र करते हैं, एक ऐसा सेक्टर जहां कहना चाहिए जरिए आपके टैक्स चोरी उरूज पर है। ऐसे ही, और ये टोबैको सेक्टर है जहां पर ये चोरी बहुत की जा रही है। और इस पर हमने देखा कि गुज़िश्ता चंद माह पहले बहुत बड़ी एक अवेयरनेस कैंपेन जो है उसका इनेकाद भी किया गया, लेकिन इसके बावजूद अभी भी पाकिस्तान इस खौफनाक सूरत हाल से नबरदासमा है और सालाना 80 अरब रुपए की टैक्स चोरी का पाकिस्तान को सामना करना पड़ता है। ये चोरी नाज़िन तंबाकू की गैर कानूनी तिजारत की वजह से होती है। इसमें सिर्फ ये नहीं होता कि आप जो तंबाकू है उसको बेच रहे हैं या फिर किसी और तरीके से आप इसको किसी और के हवाले कर रहे हैं। पाकिस्तान में बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो कि सिगरेट्स बना रही हैं, लेकिन वो रजिस्टर्ड नहीं है और हमारे व्यूअर्स को ये पता ही नहीं है कि जो तंबाकू नोशी है, वो जो सिगरेट इस्तेमाल कर रहे हैं, उनकी सेहत, वैसे तो तंबाकू आपके लिए मुज़र सेहत है, लेकिन इसके बावजूद आपको पता होना चाहिए कि ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान के मुख्तलिफ ऐसे मकामात हैं कि जहां पर हम ये तो देखते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग पाकिस्तान में हो रही है, लेकिन वो गवर्नमेंट के खाते में है ही नहीं कि बेसिकली ये कारखाने कहां पर लगे हुए हैं। एग्जैक्टली जनाब, ये बड़ा दुरुस्त आपने कहा, इस पर भी ज़ाहिर है बहुत काम होने की ज़रूरत है। अब जिक्र पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची का कर लेते हैं। कराची, एक तो बड़ी दुआ हम सब की तरफ से कि कराची सेफ रहे, चूँकि जो ख़बरें वहाँ से आ रही हैं मौसम को लेकर, गुलाब जो कि एक साइक्लोन था लेकिन कहा जा रहा था कि उसकी जो बाकियात हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा हार्ड हो सकती हैं। अब जो वहाँ पर ख़बरें हैं वो ये हैं कि जनाब बारिश, मूसलाधार बारिश हो सकती है आज दिन में, जिसकी वजह से अर्बन फ्लडिंग का खतरा है। आपको विजुअल भी हम कुछ दिखा रहे हैं इस वक्त, क्योंकि कुछ जगहों पर तो जरा बाकायदा कश्तियां पहुंचा दी गई हैं, बिकॉज देर एक्सपेक्टिंग कि अर्बन फ्लडिंग होगी, चाहे नागिन चौरंगी हो, वो दीगर ऐसे इलाके जहां पर पानी बहुत ज्यादा जमा हो जाता है, अंडरपासेस भर जाते हैं। तो कराची वालों के लिए तो दुआ, और दूसरा है कि आज वहाँ स्कूल्स बंद हैं, कॉलेजेस बंद हैं, और इवन जो दुकान रखी गई हैं अपार्ट फ्रॉम दोज शॉप्स जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं जैसे ग्रॉसरी शॉप्स, अदरवाइज तमाम मार्केट्स को बंद रखने का फैसला किया गया है, चूँकि एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि खुदा न खास्ता बहुत ज़्यादा तूफान आज वहाँ पर हो सकता है। और ऐसे में एक लेटेस्ट डेवलपमेंट ये भी सामने आ रही है कि वहाँ पर फ्लाइट ऑपरेशन जो है वो भी तातुल का शिकार हो सकता है। तो लिहाजा वो अफराद जो कि जाना चाहते हैं या मतलब डोमेस्टिक फ़्लाइट्स लेना चाहते हैं, अपनी फ़्लाइट्स लेने से पहले आप अपने एयरपोर्ट पर कॉल कर लें, आप ट्रैवल एजेंट को कॉल कर लें कि आया कि आपकी फ़्लाइट जो है वो उड़ान भर सकती है या नहीं, वरना आपको परेशानी का सामना उठाना पड़ सकता है। मतलब पहले तो ये कि इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है शहर भर में, फिर ऐसे में अगर आप ये प्लान करें कि आपने कोई डोमेस्टिक फ्लाइट लेनी है तो उसमें भी आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। लिहाजा आपने अपनी जान और अपने माल इन दोनों का तहफ़्फ़ुज़ करना है। बिल्कुल, ये तो बात आपने कि डोमेस्टिक फ्लाइट के जरिए अगर किसी इंटरनेशनल फ्लाइट लेनी हो कराची से लेना ज़रा मुश्किल हो जाएगा ड्यू टू द वेदर, बट अगर आपने दुबई जाना हो, आपका प्लान हो जी दुबई एक्सपो स्टार्ट, अभी प्लान तो है अल्लाह कर जिस चीज़ का प्लान है वो जरूर जाए, तो आमीन, इज्तिमाई तौर पर आमीन। तो 1 अक्टूबर आज दुबई एक्सपो जिसका बाकायदा आगाज हुआ है, कल इसकी ओपनिंग सेरेमनी, दैट वाज स्पेक्टेकुलर, क्या जबरदस्त सेरेमनी थी, वो देखकर बड़ा मजा आया और वाकई जरिए आप दिल करे कि फौरन से बस जल्दी उड़ान भरेंगे। शोएब आपने टेंशन नहीं लेनी है। जरा प्रोड्यूसर साहब गुजारिश आपसे कि जो दुबई एक्सपो के मनाजिर अगर आपके पास मौजूद हैं तो जरा हमारे व्यूअर्स को दिखाएं। अच्छा जी, दिखा भी रहे हैं, स्क्रीन पे दिखाएं जी, हाँ जी, फुल स्क्रीन पर दिखाएं ताकि हम अपने व्यूअर्स को सिर्फ ये बता सकें कि ये जितनी शानदार तकरीब थी उसी हवाले से इसको मजीद कामयाब बनाने की कोशिश भी की गई। दुबई एक्सपो
की हम बताएं कि जो सितारों से भरी एक इफ्तिताही तकरीब थी ना जनाब, उसमें बताया जाता है कि इंटरनेशनली और मुत्तहिदा अरब अमारात के 430 से ज़ायद ऐसे मकामात थे जहां पर बराह रास्त इस तकरीब को गुज़िश्ता शब नशर किया गया था। और इस बारे में ये भी बताया जाता है कि जुमेरात को शुरू होने वाली इस एक्सपो की इफ्तिताही तकरीब के लिए मुत्तहिदा अरब अमारात के एयरपोर्ट, शॉपिंग मॉल्स, होटल्स, क्लिनिक्स और दीगर मकामात पर स्क्रीन्स नस्ब की गई थीं और इस तकरीब में मौसीकी और सकाफती परफॉर्मेंसेस को वाज़े तौर पर दिखाया गया था। यहाँ तो दुनिया भर में लोग बैठे हुए थे और जो यूट्यूब के यूज़र हैं वो लाइव स्ट्रीमिंग देख रहे थे और लाइव स्ट्रीमिंग पर भी बहुत सारे व्यूज़ आए हैं। एग्जैक्टली एक और खबर है आज से मुतालिक 1 अक्टूबर, वो भी आपसे क्विकली शेयर करते हैं इससे पहले कि हम अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ जाएं। 1 अक्टूबर इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन्स, ये भी आज सेलिब्रेट किया जा रहा है। उसका थीम जरा सुनिए, डिजिटल इक्विटी फॉर ऑल एजेस, जिसका मकसद क्या है कि जो बूढ़े अफराद हैं, ज़ईफ़ अफराद हैं, सीनियर सिटीजन्स हैं, उनके लिए भी एक्सेस होना चाहिए डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का। तो अगर आपके घर में सीनियर सिटीजन्स हैं और वो डिजिटल वर्ल्ड थोड़ा सा दूर, थोड़ा सा पीछे हैं, तो आप उन्हें समझाएं, आप उन्हें बताएं कि आपको ये पता होना चाहिए। थोड़ा सा उन्हें बताएंगे, वो समझ जाएंगे, दे आर वेरी स्मार्ट एक्चुअली, तो वो फ़ौरन से पिक कर लेते हैं। ये बड़ा ज़रूरी है कि ये मत कहें नहीं 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 आप नहीं दादा बू आप नहीं यूज़ कर सकते फेसबुक एंड इंस्टाग्राम। और बल्कि ये लोग तो उम्र के सिलसिले में पहुंच चुके हैं कि शुएब बाज़ हम बच्चे बच्चियाँ बहुत मसरूफ़ हो जाते हैं और अब तो ख़वातीन और मर्द हज़रात, मतलब जो उनके बहू और दामाद होते हैं इस वाली कैपेसिटी में या बेटे और बहू की सूरत में होते हैं, अब एक वर्किंग क्लास ने जन्म ले लिया है। अब एक ऐसा माहौल नहीं है कि किसी एक शख्स के कमाने से आप जो है वो तमाम घर का खर्चा पूरा कर सकें। ख़वातीन भी नौकरी कर रही हैं, बच्चे बच्चियां भी अपनी स्टडी के साथ साथ जॉब करें, तो ऐसे में हमारे जो बड़े हैं, हमारे जो बुजुर्ग हैं, वो घर में अकेले पड़ जाते हैं। तो डेफिनेटली उन्हें कोई ना कोई तो एक्टिविटी चाहिए। और अगर कोई ऐसी एक्टिविटी कि उन्हें नहीं समझ आ रही कि उनको क्या करना, तो चलें वो मुख्तलिफ ऐसी ऐप्स है जिनका इस्तेमाल करके तो गेम्स खेल सकते हैं या अपने लिए कुछ ना कुछ टीवी पर या किसी न किसी नेटफ्लिक्स पर, अमेजोन पर अपने लिए कोई भी ऐप डाउनलोड करके कुछ ना कुछ उससे फायदा उठा सकते हैं। Exactly. तो प्लीज हेल्प देम एग्जैक्टली। बढ़ते हैं आगे अपने पहले की जानिब, जो कि है टैक्स से मुतालिक भी, प्लस जब हम एक ख़तरे की बात करते हैं ना कि अगर आपने टैक्स जमा ना कराया तो आपके जो बिजली के कनेक्शन है ना वो काट दिए जाएंगे। फेडरल बोर्ड और ताजरों के दरमियान, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और ताजरों के दरमियान सदारती ऑर्डिनेंस के नफाज से मुतालिक मुज़ाकरात बेनतीजा ख़त्म हुए। ऑर्डिनेंस जिसकी हम बात करें, इसके ज़रिए टैक्स हुकाम को नॉन फाइलर्स की यूटिलिटी कनेक्शन मुनक़ता करने के वसी इख्तियारात दिए जाएंगे अगर ये इसका इतलाक़ हो जाता है। ताजरों का मुतालबा यह है कि सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए नए टैक्स कवानीन को फौरी तौर पर ख़त्म किया जाए। और इस सिलसिले में ताजरों ने FBR के सामने एहतजाजी मुजाहरा भी किया था और 19 अक्टूबर को धरने का ऐलान कर रखा है। हुकूमत ने नॉन फाइलर्स को टैक्स नेट में लाने के लिए सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए टैक्स हुकाम को नॉन फाइलर्स की यूटिलिटी कनेक्शन मुनक़ता करने के इख्तियारात देने का फैसला किया था। ये तो एक खबर, लेकिन नाज़रीन इस वक्त एक और खबर आ रही है, वो आपसे पहले शेयर करते हैं चूँकि वो ज़्यादा अहम हो गई है उस पर बात करना, क्योंकि वो हर शहरी से जुड़ी है। वो है महंगाई का जिन। महंगाई के जिन को काबू लाने के लिए हुकूमत ने बड़ा फैसला किया कि मुख्तलिफ वजारतों की मुशावरत के बाद हुकूमत ने अशियाए खुरनोश की बरामद पर पाबंदी आयद करने का फैसला कर लिया है। तो जनाब वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन साहब ने वजारत तिजारत को हिदायत की हैं कि मुल्क में दस्तयाबी यकीनी बनाने के लिए खाने पीने की अशिया की बरामद पर पाबंदी लगाई जाएगी ताकि आलमी मार्केट में अशियाए खुरनोश की कीमतों का असर पाकिस्तान में ना पड़े। रिपोर्ट ये बता रही है कि आटा, चीनी और गंदम की पाकिस्तान से स्मगलिंग की जा रही थी, जिसे रोकने के लिए हुकूमत ने सख्त इक़दामात उठाए हैं। एग्जैक्टली ये बहुत अहम मामला है, चूँकि ज़ाहिर है इससे मुतालिक इमरान खान साहब ने जब कहा था ना कि उन्हें नींद नहीं आती सिर्फ ये सोच कर कि महंगाई और सबसे बड़ा मसला इस वक्त पाकिस्तान का बेरोजगारी और महंगाई है, लेकिन एट द सेम टाइम आपको याद है कि हमने ज़रियाब जमशेद इकबाल चीमा साहब SAPM जब हमारे साथ प्रोग्राम में आए थे, उन्होंने कहा था कि आखिरी बार है कि हम इंपोर्ट कर रहे हैं, स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं और फिर हमें कोई चीज़ इंपोर्ट नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन आज हम बात उनसे करेंगे कि एक्सपोर्ट क्यों होती रही है अगर ऐसे मामलात रहे हैं। हमें ज्वाइन किया है जमशेद इकबाल चीमा साहब ने, SAPM ऑन फूड सिक्योरिटी फ्रॉम दुबई। अस्सलाम वालेकुम सर, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? जी मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। सर इससे पहले के टॉपिक पर आऊँ जरा, दुबई का माहौल कैसे? दुबई एक्सपो दुबई एक्सपो लगा हुआ है जी, अभी जाने लगा, थोड़ी देर बाद जाएंगे जी वहाँ पे। ठीक है, तो बाकी मैं तो एक फैमिली के टेस्टों के लिए आया था। ओके ठीक सर, अब मुझे ज़रा प्लीज़ ये बताइएगा सर कि एक मामला जिस पर सवाल आपकी मिनिस्ट्री पर भी उठता है, ये कहा गया सर कि जब हिदायत
ہدایات جاری کر دی گئی تھیں کہ اب ایکسپورٹ نہیں ہو کوئی بھی پیرشیبل آئٹم، تو سر وہ آپ کی منسٹری کی طرف سے وہ لیٹ کیوں اس پر کام ہوا؟ وائی دیر واز اے ڈیلے؟ نہیں ڈیلے نہیں ہوا، بیسیکلی آپ کہہ لیں کہ صرف یہ نہیں ہوتا، نارملی ایکسپورٹ جب نہ کرنے کا فیصلہ ہوتا ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایکسپورٹ کو سلو کر دیا جاتا ہے، آپ ایکسپورٹ بین نہیں کرتے، ادروائز آپ کے ریلیشن شپ ہمسایوں کے ساتھ خراب ہوتے ہیں کہ جب بھی آپ کو چیز کی ضرورت ہوتی ہے تو آپ منگوا رہے ہوتے ہیں، اگر آپ ان کو ضرورت ہوتی ہے تو آپ ایکسپورٹ بین کر دیں آفیشیلی تو وہ ایک مائنڈ کرتے ہیں، یا آپ کہہ لیں کہ آپ کے ریلیشن شپ خراب ہوتے ہیں۔ اس کا طریقہ کار یہی ہوتا ہے کہ آپ گو سلو کر دیتے ہیں۔ سو گو سلو ہم نے کیا ہوا تھا، لیکن جب دیکھیں ہم یہاں پہ خطے میں سب سے سستا آٹا دے رہے ہیں، ہمارا آٹا 55 روپے کلو ہے، یہاں افغانستان میں 85 روپے کلو ہے آٹا، انڈیا میں ہمارے برابر ہے، بنگلہ دیش میں زیادہ ہے، باقی ملکوں میں آٹا مہنگا ہے تقریباً سوائے انڈیا کے، اور ہمارے ہم انڈیا میں 55 روپے، ہمارے پاس 55 روپے کلو آٹا ہے۔ اچھا، باقی تمام جگہ پہ آٹا مہنگا ہے۔ اچھا، وہ جب اتنا ڈفرینس آ جاتا ہے تو آپ پہلے اسمگلر کے لیے یہ ایک وائبل آپشن بن جاتا ہے کہ کسی کو دے دلا کے تو چیز ایکسپورٹ کرے۔ سو یہ ایک سچویشن بنی ہے۔ پھر ساتھ ہی جب نیا انوائرمنٹ اپنا سچویشن ڈیولپ ہوئی افغانستان میں تو چینی یا باقی چیزوں کی بھی ایسی صورتحال بن گئی ہے۔ سو اب ہم اگر ہمارے پاس گندم تو اپنی موجود ہے، لیکن اس کی ایکسپورٹ ہونے کی، اسمگل ہونے کی جو مین وجہ ہے وہ پرائس ڈفرینس ہے کہ ہمارے ہاں آٹا سستا ہے، باہر آٹا مہنگا ہے۔ دوسری جو بات ہے اس میں چینی میں یہ نئی سچویشن جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ ڈیولپ ہوئی ہے، اور دوسرا ہم اگر چینی منگوا رہے ہیں وہ مہنگی ہے اور ہماری لوکل چینی ہے وہ سستی بک رہی ہے۔ سو ہم مہنگی چینی منگوا کے ہمسایوں کو دیں، اس کا مطلب وہ نہیں بنتا۔ تیسری چیزیں تھی آپ کہہ لیں کہ پیاز اور ٹماٹر، یہ دو ایسی چیزیں ہیں جن کا ہمارے ہاں اس وقت لین پیریڈ ہے۔ لین پیریڈ سے مراد کی کہ 2 مہینے یہ کم ہوتی ہیں، اس کے بعد پھر سپلائی بڑھ جاتی ہے۔ تو لین پیریڈ میں چیزیں نارمل تھوڑی مہنگی ہوتی ہیں۔ اس سال تو گورنمنٹ زیادہ سینسٹیو ہے، وہ بالکل افورڈ نہیں کرتے یا بالکل نہیں چاہتے کہ چیز کو مہنگی ہو۔ اپنی جگہ، لیکن یہ بتائے گا سینسٹیوٹی کو مد نظر رکھتے ہوئے گندم ہو، چینی ہو یا آٹا ہو، آپ لوگ اقدامات کیا اٹھانے جا رہے ہیں ایسے سخت قسم کے کہ جسے واقعی کوئی جرت نہ کر سکے کہ پاکستان سے باہر ان چیزوں کی فراوانی کو یقینی بنایا جا سکے، جبکہ پاکستانی اس کے لیے ترستے رہیں؟ دیکھیں، ہم نے یہی کرنا تھا نا، ہم نے ایکسپورٹ بین کر دی، باقی پھر رہتا کام وزارت داخلہ کا کہ وہ آپ کہہ لیں ایکسپورٹ ہونے دیتے ہیں۔ کر دیے یا سلو ڈاؤن کیا، ذرا کلیئر کیجئے گا۔ اور اس میں اگر کوئی اس کی خلاف ورزی کرتا ہوا مرتکب پایا گیا تو اس کے خلاف کیا اقدامات اٹھائے گا یہ ادارہ؟ وہ تو ایک نارمل سزائیں موجود ہیں اور سزاؤں پہ عمل درآمد کا ایشو ہوتا ہے، یا ایک پالیسی پہ عمل درآمد کا ایشو ہوتا ہے۔ یہ تو نہیں ہے کوئی آپ کو نیا قانون وضع کرنے جا رہے ہیں، قانون موجود ہے اور سفیشینٹ ہے، اس میں کوئی ایسا کہ تبدیلی کی ضرورت نہیں ہے۔ باقی یہ ہے کہ ہم نے یقیناً جن چیزوں کی بھی یہاں شارٹیج ہے ان چیزوں کی پابندی لگا دی ہے، لیکن تمام اشیاء خوردونوش کی نہیں ہے۔ چاول ہم ایکسپورٹ کر رہے ہیں، بڑا زور لگا کے ایکسپورٹ کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس ایکسیس ہیں، اور کئی چیزیں جو ایکسیس ہیں وہ ہم ایکسپورٹ کر رہے ہیں۔ سو اوورآل اشیاء خوردونوش نہیں ہے، بیسیکلی یہ سب پیاز ہے، ٹماٹر ہے، گندم ہے، آٹا ہے اور چینی، یہ 4 چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہم ایکسپورٹ نہیں کرنا چاہتے یا اسمگل نہیں ہونے دینا چاہتے، لہٰذا ان 4 چیزوں میں ہمارا فوکس رہتا ہے۔ وہ وجہ میں نے آپ کو بتا دی کہ یہ 4 چیزیں جو آپ چاہتے ہیں کہ اسمگل نہ ہو، ایکسپورٹ نہ ہو، یا آپ چاہتے ہیں کہ نہ ہو، لیکن کیا یہ ہو رہی ہیں؟ ڈیفینیٹلی میں نے بتایا آٹا ہوتا ہے، آٹا ہو رہا ہے، اور یہ بھی ہو شیما رہا صاحب ہے ہم آپ کو سن نہیں پا رہے ہیں۔ چینی میں کہہ رہا آٹا بھی ہو رہا ہے، چینی بھی ہو رہی ہے، یہ دونوں اسمگل ہو رہی ہیں۔ اسمگل ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے، صرف اسمگل ہو رہی ہیں، ایکسپورٹ نہیں ہو رہی۔ ایکسپورٹ مثلا یہ کوئی آپ کہہ لیں کہ جو بھی گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ، جی ٹو جی جو ہے وہ تو ہم افغانستان کو سپورٹ کر رہے ہیں، کریں گے، بٹ جو آپ کہہ لیں آؤٹ آف دی وے وہ، لیکن وہ ہم کیلکولیٹ کر کے کریں گے۔ اچھا، یہی 4 چیزیں سر یہی 4 چیزیں کیا امپورٹ بھی ہو رہی ہیں؟ ہاں ہو رہی ہے سر، اگر یہ 4 چیزیں امپورٹ ہو رہی ہیں اور یہی 4 چیزیں ایکسپورٹ ہو رہی ہیں، نہیں امپورٹ ہو رہی ہیں، ایکسپورٹ نہیں ہو رہی، لیکن اسمگل ہو رہی ہیں۔ نہیں، ایکسپورٹ بھی تو ہو رہی ہیں۔ اس میں دیکھیں، اس میں پہلے پیاز پہ اور ٹماٹو پہ ایکسپورٹ میں پابندی نہیں تھی، ایکسپورٹ بڑی تھوڑی ہو رہی تھی، امپورٹ زیادہ ہوتی تھی، اور روایتی طور پر اپریل، اکتوبر اور نومبر 2 مہینے پیاز اور ٹماٹر امپورٹ ہوتا ہے۔ اس وقت ہمارے پاس ٹماٹر آ رہا ہے افغانستان سے آ رہا ہے اور ایران سے آ رہا ہے، پیاز ہمارے پاس ایران سے آ رہا ہے، ٹھیک ہے،
ये इन दिनों इंपोर्ट होती है हमेशा, ठीक। अच्छा। सो आप कह लें कि ये बाकी चीनी और आटा ये एक्सपोर्ट भी हो रहा था, स्मगल भी हो रहा था, ठीक है। और जो स्मगल हो रहा है वो प्राइस डिफरेंस हो रहा है, एक्सपोर्ट जो होता है वो तो जी टू जी होता है कि आपने अफगानिस्तान को बरल सपोर्ट करना है, वो हम करेंगे। ठीक है सर, मुझे ये बताएं कि क्या फूड मिनिस्ट्री को ये हिदायत जारी की गई थी कि आपने एक्सपोर्ट पर पाबंदी लगानी है, मुकम्मल पाबंदी पेरिशेबल आइटम्स पे? पेरिशेबल पे नहीं, दो आइटम थे, प्याज और टमाटर। आलू तो हम एक्सपोर्ट वो तो करना ऑलरेडी चाहते हैं, 2 महीने से नहीं जा रहे। हमारे पास एक्सेस है, नहीं आलू हम एक्सपोर्ट करना चाहते हैं और वो बहुत सारी चीजें एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। सो जनरलाइज बात नहीं हम कर रहे, हम स्पेसिफिक बात करते हैं। अच्छा। अब हमारा जो आपका एनालिसिस है फूड मिनिस्ट्री में, मिनिस्ट्री ऑफ फूड सिक्योरिटी में, वो बड़ा अच्छा हो गया है, हमने उस पर काम किया है, लिहाजा हम आइटम टू आइटम चलते हैं, हम टाइम टू टाइम चलते हैं। अब ये नहीं है कि एक आपने एक निकाल दिया लेटर और उसके बाद आप लेट गए 2 साल, 2 महीने 4 महीने, ये नहीं है, या एक जनरलाइज लेटर निकालते हैं। हम आलू एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, हम चावल ज़्यादा एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, हम यू कैन से कि नहीं एक्सपोर्ट करना चाहते, प्याज नहीं करना चाहते, टमाटर, वो इन दोनों हम इंपोर्ट कर रहे हैं। सो ये टाइम टू टाइम की बात है। तो मिनिस्ट्री ऑफ ये भी बताइएगा, ये वजारत खजाना इस सिलसिले में इक़दाम तो उठा रही है, लेकिन ऐसे में सूबों का ताउन बहुत जरूरी है, जहां पर हम लोग कहते हैं कि प्राइस कंट्रोल कमेटियां, एडजस्टमेंट के मामला, अकाउंटेबिलिटी जाके मतलब मार्केट्स में होना, कि इस तरफ भी कोई स्टेप्स ऐसे लिए जा रहे हैं, क्योंकि ये वो छोटे छोटे स्टेप्स हैं जो कि मुकम्मल करेंगे इस इक़दाम को जो अब वजारत खजाना की तरफ से उठाए जाएंगे नहीं, और फूड सिक्योरिटी की तरफ से उठा रही, वजारत खजाना नहीं उठा रही, बेसिकली है एनपीएमसी, नेशनल प्राइस मॉनिटरिंग कमेटी। नेशनल प्राइस मॉनिटरिंग कमेटी को हेड करते हैं शौकत तरीन साहब, उनको असिस्ट करता हूं मैं, उनके साथ दूसरा मैं हूं। उसके बाद आप कह लें हमारे साथ जो हमें असिस्ट करते हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज है, मिनिस्ट्री ऑफ फूड सिक्योरिटी है, और चारों चीफ सेक्रेटरीज हैं, ये उसके मेंबर हैं। फिर आप पहले इसमें ब्यूरो ऑफ स्टेटिक्स है, ये 4-5 महकमे हैं। लिहाजा ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से नहीं सवाल उठ रहा, ये बेसिकली सवाल उठ रहा है शौकत तरीन साहब से, जो कि हेड करते हैं एनपीएमसी, नेशनल प्राइस मॉनिटरिंग कमेटी को। ठीक है सर, बस एक बात और, ये जरा प्लीज क्लियर कर दीजिएगा, महंगे दामों गंदम इंपोर्ट करना, महंगे दामों चीनी इंपोर्ट करना, और ऐसे में चीनी और गंदम और आटा स्मगल होना या एक्सपोर्ट होना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता सर? क्यों नहीं फर्क पड़ता जी, ये डेफिनेटली फर्क पड़ता है। तो फिर हम रोकेंगे नहीं सर इसको हम एक्सपोर्ट नहीं करें, अपना करते ना होने देंगे। बाकी जो अफगानिस्तान को हम एक्सपोर्ट करेंगे वो ठीक है, यानी अफगानिस्तान के अलावा कहीं पर नहीं हम एक्सपोर्ट होने देंगे। अफगानिस्तान के साथ ज़्यादा ताल्लुकात भी इस वक्त ऐसे हैं, प्लस उनकी जो एक डिमांड है, दैट इज द रीजन वी आर डूइंग दैट। थैंक यू वेरी मच सर, साथ मौजूद थे आप, इससे मुतालिक हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। चूंकि ये मामला इसलिए हमने उठाया थे, सवाल उठ रहे थे कि क्यों पाबंदी नहीं आयद की गई, तो दैट इज द रीजन वी हैड जमशेद इकबाल चीमा साहब, जिन्होंने इसे क्लियर किया है कि ज़ाहिर एक तो हम कर नहीं रहे किसी और मुल्क के साथ, ना ही हम चाहते हैं कि कहीं पे स्मगल हो, लेकिन अफगानिस्तान के हालात इस वक्त ऐसे हैं, हमें सपोर्ट करना, दैट इज द रीजन वी आर डूइंग। बिल्कुल ऐसा ही है। अब इससे पहले चूंकि हम लोग महंगाई के हवाले से जिक्र कर रहे हैं और बाकी तजारती मामलात के हवाले से भी, तो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ताजरों के दरमियान, चूंकि हमने इससे पहले भी डिस्कस किया कि सदारती ऑर्डिनेंस के नफाज से मुतालिक मुज़ाकरात जो हैं वो बेनतीजा खत्म हो गए हैं। ऑर्डिनेंस के जरिए टैक्स हुकाम को नॉन फाइलर्स की यूटिलिटी कनेक्शंस मुनक़ता करने के वसी इख्तियारात दे दिए गए हैं। इकोनॉमिस्ट मुजम्मल असलम साहब हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं। सर अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? मुजम्मल साहब आप सुन पा रहे हैं हमें? जी सुन पा। अच्छा मुजम्मल साहब, इस किस्म का इक़दाम गवर्नमेंट की तरफ से पहले भी लिया गया था और ताजरों से बात करने की कोशिश भी की गई थी, लेकिन इस बार तो गवर्नमेंट ने फैसला कर लिया है कि ऑर्डिनेंस के जरिए टैक्स हुकाम को नॉन फाइलर्स के यूटिलिटी कनेक्शंस मुनक़ता करने के वसी इख्तियारात दे दिए गए हैं। आपको नहीं लगता कि ये मामला मुतनाज़ हो सकता है? क्योंकि हमें पता है जितने भी हमारे ताजर बिरादरी है, प्रोटेस्ट की सूरत में, हड़ताल की सूरत में किसी न भी किसी तरीके से सड़कों पर आकर बैठना उसका वतीरा रहा है। देखें, बात यह है कि बड़ा मुश्किल है पाकिस्तान में जो है लोगों से टैक्स लेना। हमेशा से लोग जो है 2-3 जवाब देते रहे कि जी हम टैक्स में इसलिए नहीं आते कि हमें टैक्स वाले फिर ब्लैकमेल करते हैं, हमें जो है हमसे जो है रिश्वत मांगते हैं, फलां। फिर कहते हैं कि जी हमारी जो है माजी में जो है कहीं माजी की ट्रांजैक्शंस ना निकाल लें,
تو الگ الگ بہانے دے کر اور پھر ان کی جو ایسوسیشنز ہیں وہ جب آتی ہیں تو وہ جو ہے گورنمنٹ کو دلاسا دیتی ہے کہ ابھی آپ فی الحال کے لیے اس کو مؤخر کر لیں, آگے ہم صحیح کر دیں گے. لیکن بات وہیں کی وہیں کھڑی رہی ہے. اس دفعہ جس نے بھی یہ ڈیزائن کیا ہے کہ ان لوگوں کو جو ہے ٹیکس اگر یہ نہیں دے رہے تو ان سے کم جبرن ٹیکس لے لیا جائے ان کے بجلی کے بلوں میں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تو بہت ہی جسے کہتے ہیں چھوٹ دے دی ان کو, فری میں جو ہے چھوڑ دیا ہے تاجروں کو جو رجسٹرڈ نہیں ہے. کیونکہ بجلی کا بل کتنا آئے گا, کسی کا 20,000 آئے گا, 30,000 آئے گا. اگر اس کا کوئی کارخانہ ہے تو اس کا اس حساب سے بجلی کا بل آئے گا. تو اگر اس پہ جو ہے 10%, 15%, 20% ٹیکس لگ رہا ہے اور اس کو لگتا ہے کہ نہیں میرا ٹیکس کم بنے گا, بجلی کے بل میں زیادہ کٹ رہا ہے, تو وہ خود بخود جو ہے فائلر بن جائے گا. اور اگر اس کو لگے گا نہیں میرا ٹیکس بہت زیادہ بنتا ہے, یہ بجلی کے بل میں جان چھوٹ رہی ہے, تو وہ کبھی رجسٹر کرائے گا ہی نہیں. تو یہ ایک ون ون سچویشن ہے تاجروں کے لیے, اس کو سمجھنے کی ان کو کوشش کرنی چاہیے. بہرحال اب یہ جو ہے میں جتنا سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں جو ہے نا پانی سر کے اوپر سے نکل گیا ہے. تنخواہ دار آدمی کے ہاتھ میں تنخواہ آنے سے پہلے اس کا ٹیکس کٹ جاتا ہے. بہت سارے لوگ, ہم میرے آپ جیسے لوگ جو ہے تنخواہ کے علاوہ جو ہے ہر چیز پہ ہمیں ٹیکس لگتا ہے جو ہم استعمال کرتے ہیں, اور وہ دنیا کا سب سے زیادہ جو ہے جسے کہتے ہیں ٹیکس لگتا ہے. جب تک یہ عام لوگوں تک نہیں جائے گا اس کا اثر, جو بڑے بڑے کاروبار کر رہے ہیں, بڑی بڑی مارکیٹوں میں بیٹھے ہوئے ہیں. بیچ میں سروے آیا تھا کہ لاہور میں لبرٹی مارکیٹ میں جتنی دکانیں ہیں فی دکان 800 روپے مہینہ ٹیکس بھی نہیں دیتی, 800 روپے مہینہ. اور یہ آ کے کہتے ہیں کہ جی تاجر کا معاشی قتل ہو گیا ہے. اور آپ ان کی دکانوں کے باہر یا ان کے گھروں میں ان کی گاڑیاں دیکھیں تو آپ پریشان ہو جائیں. اور ایک تو یہ جو ہے ہر حکومت, بار ایسا ہوتا ہے کہ گورنمنٹ ایک ڈیٹ اناؤنس کرتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ اگر آپ نان فائلر ہیں تو آپ فائلر ہو جائیے اور ٹیکس پے کیجئے. گورنمنٹ نے مطلب فرض کریں کہ 10 اکتوبر کی تاریخ تھی, پھر انہوں نے دیکھا اور لوگوں کو ایک موقع دیا, چلے آپ ہفتہ ایکسٹینڈ کر دیا گیا ہے, دوسرا ہفتہ ایکسٹینڈ کر دیا گیا, اور مزید ابھی بھی دوسری تاریخ آ چکی ہے. آپ کو سمجھتے ہیں کہ 19 اکتوبر سے پہلے ایف بی آر اور تاجروں کے درمیان معاملات یا نان فائلرز کے درمیان معاملات کچھ بہتر ہو سکتے ہیں, ورنہ پھر ہم کسی ایک نئی تاریخ کا انتظار کریں گے؟ دیکھیں ماضی میں تاجروں کے پاس 100% سکسیس ہے. مطلب جب بھی اس طرح کی چیز آئی ہے انہوں نے حکومتوں کو پریشر میں لا کر جو ہے اپنی بات منوا لی ہے. تو وہ تو ان کے پاس تو ہسٹوریکل فیکٹس ان کی فیور میں ہیں, تو وہ میں نہیں سمجھتا کہ اتنی آسانی سے سمجھیں گے. ایک دفعہ جو ہے ان کے ساتھ جو ہے دو ہاتھ ہو جانے چاہیے. اچھا دیکھیں ہاں مجبوری جو ہے حکومت کی نہیں زیادہ ان کی ہے. اگر ان کا آپ گیس کا کنیکشن کاٹ دیں گے, ایک دن بھی اگر ان کی یہ چند گھنٹے بھی جو ہے تعطل لائے گا تو ان کو زیادہ نقصان ہے. تو ایک دفعہ جو ہے سسٹم کے تھرو ان کو جو ہے پکڑیں. اور ابھی یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ سسٹم کے تھرو جو آئی ہے حکومت کے بجلی کا بل کا بجلی کاٹ دیں گے یا گیس کاٹ دیں گے یا موبائل بند کر دیں گے یا بینک اکاؤنٹ آپ کے فریز کر دیں گے, یہ بڑا شاندار طریقہ ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں تاجر کو بھی میری ایڈوائز ہے کہ وہ دیکھے کہ اگر بجلی کے بل اگر اس کا ٹیکس زیادہ بنتا ہے اور بجلی کے بل میں کم کٹ رہا ہے تو خاموشی سے کٹوا لے. اور اگر سمجھتا ہے کہ نہیں بجلی کے بل میں زیادہ ٹیکس کٹ رہا ہے اور اس کا ٹیکس کم بنتا ہے تو وہ رجسٹر کرا لے. بات یہ ہے کہ بھائی نا انصافی کس چیز کی, ویسے تو ہر جگہ آ جاتے ہیں انصاف مانگنے, ہمیں انصاف دے انصاف دے انصاف دے. تو جو ہمارے ساتھ نا انصافی ہو رہی ہے, جو ہم ٹیکس دے رہے ہیں اور وہ جو ٹیکس نہیں دے رہا, تو وہ کون فیصلہ کرے گا اس کا؟ اور اس میں تو مزمل صاحب ایک سیکٹر جس کا ہم نے کچھ دیر پہلے حوالہ بھی دیا, دار از ٹوبیکو سیکٹر. سر 80 ارب روپے کی سالانہ ٹیکس چوری, سر یہ مافیا ہے, اس کو لگام ڈالنا کیا مشکل ہے گورنمنٹ کے لیے؟ اگین دیکھیں یہ ٹوبیکو جو ہے نام سے ہی آپ سمجھ لیں کہ ایک مضر صحت چیز ہے. تو جو لوگ مضر صحت چیز کا کاروبار کریں گے تو وہ اچھے انسان تو ہوں گے نہیں, آپ کے خیال, میرا خیال ہے. تو آپ ان سے کچھ بھی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں. اس میں جو ٹیکس چوری کا مسئلہ ہے, حکومت نے جو ہے ٹوبیکو پہ بہت ہائی ٹیکسز لگائے ہوئے تاکہ لوگ سگریٹ تمباکو نوشی نہ کریں. یس اب وہ جتنا ہائی ٹیکس ہوتا ہے نا اتنا بڑا انسینٹیو ہوتا ہے پیسے بنانے کا. فار ایگزامپل اگر ایک سگریٹ کی ڈبی 200 روپے کی اور اس میں اگر 100 روپے ٹیکس ہے, تو اگر وہ آدمی پوری سگریٹ کی ڈبی پہ ٹیکس چوری کر لے گا تو 100 روپے بچ جائیں گے. تو یہ جو ہے ٹیکس چوری جو ہے کارخانے جو برانڈڈ کارخانے ہیں وہ تو مجبوراً بھر رہے ہیں. جو دوسرے جو اسمگلنگ کا سگریٹ لے آتے ہیں کاؤنٹر فیٹ, اور جو انہوں نے خود چھوٹے چھوٹے کارخانے بنائے وہ نہیں بھر رہے.
تو یہ ٹریک اینڈ ٹریس کا مسئلہ ہے کہ جہاں سے یہ بن رہا ہے سگریٹ اور جہاں یہ بکنے آ رہا ہے ان دونوں کو جو ہے ٹریک کیا جائے اور ان پہ ٹیکس لگایا جائے. تو یہ انکم ٹیکس نہیں ہے جو چوری ہو رہا ہے, یہ کنزمپشن ٹیکس جو گورنمنٹ نے لگایا ہوا ہے تاکہ لوگ ڈسکریج ہوں, کیونکہ اتنا مہنگا کر دیا جائے کہ وہ نہ پئیں. لیکن آپ کو پتہ ہے نشہ ایک ایسی عادت ہے وہ کسی کو کہاں چھوٹتی ہے. آپ ہاں اس کو لینا ہی لینا ہے, کیونکہ آپ کو جب لت لگ جاتی ہے تو آپ کے لیے بڑی پریشانی کا باعث بنتا ہے. لیکن مزمل صاحب, میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا, اس وقت ہم نے اسٹوری کر رہے تھے کہ بہت سارے ایسے کارخانے ہیں کہ جو کہ پاکستان کے مطلب نواحی علاقوں میں بنے ہوئے ہیں. آپ کو نہیں لگتا کہ وہاں پر ریڈ ہونی چاہیے, انسپیکشن ہونی چاہیے؟ مطلب یہ ریسرچ آ رہی ہوتی ہیں, واضح طور پر بتایا جاتا ہے کہ فلانی جگہ پر مطلب یعنی کہ کچھ ایسی فیکٹری ہیں جو چل آزاد کشمیر میں رہی ہیں لیکن پاکستان میں وہ والا سگریٹ آ کر لوگوں کو بیچا جا رہا ہے. تو مطلب جب تک کنٹرول ہم لوگ اس حساب سے نہیں رکھیں گے, چیک اینڈ بیلنس نہیں رکھیں گے, یہ تو پھر ٹیکس ایویژن کا معاملہ تو جوں گا تو ہی رہے گا. دیکھیں ابھی پچھلے دنوں ایک قانون آیا تھا, جیسے آپ لوگ بھی جب گھر کی کوئی چیزیں لینے جاتے ہوں گے تو آپ اکثر دیکھتے ہوں گے کہ شیمپوز جو ہیں امپورٹڈ پڑے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو یہ تمام سمگلنگ سے یا ادھر ادھر سے آئے ہوتے ہیں. تو حکومت نے ایک فیصلہ کیا تھا کہ اگر کسی دکان میں کوئی سمگل چیز بکری ہوگی تو ہم اس کو بھی سمگلر کہہ دیں گے اور اس پہ جرمانہ کر دیں گے کہ وہ سمگلنگ کی نان ٹیکس چیز کیسے بیچ رہا ہے. تو اس کا طریقہ کچھ ایسا ہی ہونا چاہیے. یہ جو کارخانے اور ادھر ادھر سے چھپ کے تو چیز نکل جاتی ہے, لیکن دکان تو نہیں چھپ سکتی نا جہاں سے بک رہا ہے. جہاں سے یہ بک رہا ہے ان کو آپ بند کریں, ان کو جرمانہ لگائیں اور ان سے پتہ کریں گے یہ آپ کو بیچ کے کون گیا. یہ جو ہے نا اس کی ریورس انٹیگریشن کریں بجائے کارخانے سے, کیونکہ کارخانے والے تو ادھر سے ادھر کارخانہ کر لیں گے, گودام چینج کر لیتے ہیں, کبھی ٹرک چینج کر لیتے ہیں. اصل تو بکنا تو دکان سے ہی ہے نا, کوئی ہوا میں تو نہیں بکنا. یہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو آپ جو ہے ریورس انٹیگریشن کریں اور جس دکان میں بک رہا ہو اس کو آپ پکڑ لیں اور اس کو سزا دیں. اس کو مطلب 10 20 50 ہزار کی بھی سزا دیں گے اگر چھوٹا کھوکا ہے پان کا, تو وہ خود سیدھا ہو جائے گا اور تب وہ جو ہے ان کے لیے مشکل ہو جائیں گی. تو طریقہ جو ہے تھوڑا سا آؤٹ آف دا باکس چاہیے, کیونکہ سیدھے طریقے سے تو نہیں مل سکتا آپ کو. یہ نہیں نکل سکتا. بالکل بالکل بالکل. ٹھیک ہے مزمل صاحب, تھینک یو ویری مچ, ساتھ موجود تھے آپ اور اس سے متعلق ہم سے گفتگو کر رہے تھے. ٹیکس چوری کیا تو حکومت کو واقعی ڈنڈا اٹھانا پڑے گا اور ان تاجروں کو, اس تمام مافیا کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کرنا ہوگا, کیونکہ اگر یہ ٹیکس چوری نہ روکی گئی تو پاکستان کا نقصان ہے. اگر بڑھنا ہے آگے ڈیولپمنٹ کی طرف بڑھنا ہے تو ذرا وہ ٹیکس کا جو پیسہ آتا ہے اسی سے ہم لوگ یہ سارے پروگرامز جو ہیں وہ بناتے ہیں. اور اس میں صرف میں مجھے اجازت دیجیے اگر آپ شیپ, اس پر میں نے بھی پہلے بہت سارے شوز ہیں ٹیکس ایویژن کے معاملے پر, جب یہ پہلے یہ اب صدارتی آرڈیننس لانے کی کہا جا رہا ہے, کیونکہ پہلے بہت بار مذاکرات کرنے کی, بات کرنے کی کوشش کی گئی ہے, نیگوسیٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے. وہاں پہ سچویشن تھی کہ اگر آپ 50,000 سے اوپر کی لین دین کر رہے ہیں تو اپنا آئی ڈی کارڈ جو ہے وہ اس کے اوپر یہ تمام تر معاملات رکھیں. ہماری بہت ساری تھوک کی جو مارکیٹیں ہوتی ہیں جیسے راجہ بازار ہے, شاہ عالم مارکیٹ ہے, رنگ محل ہے, وہاں پر ابھی بھی ایک کلچر چل رہا ہے, وہ چل رہا ہے پرچی کلچر, کہ مطلب آپ پرچی دیتے اور آپ کی فلانی ٹرانزیکشن ہو جاتا. مطلب آپ کہیں پر بھی اس ٹیکس نیٹ میں ہے ہی نہیں, آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کہاں پہ کتنی ٹرانزیکشن ہو رہی, کتنی نہیں ہو رہی. چھوٹی چھوٹی دکانیں ہیں, کروڑوں کا بزنس کرنے ہیں. اللہ تعالیٰ کے کاروبار میں مزید وسعت اور ترقی عطا فرمائے. لیکن آپ یہ بھی تو دیکھیں نا کہ یہی وہ پیسے جس کو اگر آپ نے ٹیکس کی صورت میں ادا کرنا ہے تو اسی سے گورنمنٹ کا پہیہ چل رہا ہے اور پھر عوام کی فلاح و بہبود پر وہی پیسہ لگ رہا ہے. ایگزیکٹلی, اور تھوڑا سا رول ہمارا بھی ہے. اگر ہمیں یہ معلوم ہو کہ ہمارے آس پاس چاہے وہ جان پہچان والا, چاہے بلڈ ریلیشن ہی کیوں نہ ہو, اگر وہ ٹیکس چور ہے تو رپورٹ کیجئے, گورنمنٹ کو رپورٹ کیجئے کہ یہ ہے بھائی ٹیکس چور, نیم دیم, شیم دیم, تاکہ وہ ٹیکس چوری کا خاتمہ ہو سکے. اور یہ صرف اسی لیے ان لوگوں کے لیے پریشانی کی صورتحال بنتی ہے جو ہمارا ملازمت کرنے والا طبقہ ہے, کیونکہ وہ جتنی مرضی ملازمت کریں, جتنا مرضی ڈیزرو کریں, ان لوگوں کی وجہ سے آپ کی جیبوں سے, آپ کی تنخواہوں سے یہ ادائیگیاں ہوتی ہیں. ایگزیکٹلی, آپ نے ان لوگوں میں کہتے کہتے اشارہ میری طرف, کیونکہ میرا کوئی بزنس نہیں ہے. اچھا چلیں جی بڑھتے ہیں آگے. باکمال لوگ لاجواب سروس کی بات کرتے ہیں, پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کی بات کرتے ہیں, چونکہ ایک زبردست سرٹیفکیٹ ملا ہے ہماری قومی ایئر لائن کو, which is from the UN, اور جناب ہیراسمنٹ فری ایئر لائن ٹائٹل دیا گیا ہے پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کو. ایک کتنی زبردست خبر ہے, اس پر بات کریں گے. ترجمان PIA عبداللہ خان صاحب نے جوائن کیا. عبداللہ صاحب, تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس اینڈ کانگریچولیشنز. پارٹی ہوئی؟ تھینک یو سو ویری مچ. بالکل پارٹی بنتی ہے جی اس کی.
थोड़ा सा प्लीज बताएं हाँ, पैरामीटर्स क्या होते हैं, जो टाइटल मिलता है किस तरह के, बाकी किन तमाम मेरिट्स पर क्या उतरना होता merits है? क्या हाँ। होते हैं? बहुत शुक्रिया। देखिए, मैं थोड़ा सा ना इस पे तस्हीह कर दूं या क्लैरिफिकेशन दे दूं। बेसिकली हमें कोई अवार्ड नहीं मिला। PIA इज वर्ल्ड्स नंबर 1 एयरलाइन या वर्ल्ड्स फर्स्ट एयरलाइन, दुनिया की पहली एयरलाइन होगी जो कि UN प्रोग्राम के साथ मिल के इस बात को इंश्योर करेगी कि ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन या एयरपोर्ट्स पे या हमारे दफ्तर में किसी किस्म की हरासगी ना हो, और अगर वो हो तो वो प्रॉपर तरीके से रिकॉर्ड हो, और जो परपिट्रेटर्स हैं, जो कि हरासा करने वाले हैं, उनके खिलाफ मुकम्मल तौर पर कानूनी कार्रवाई की जाए। ये इस किस्म की कोई इनिशिएटिव किसी और एयरलाइन ने पूरी दुनिया में नहीं लिया। बातें तो बहुत ज़्यादा इसके ऊपर होती हैं, सोशली एक्सेप्टेबल नॉर्म समझा जाता है कि इस चीज़ को हमने कंट्रोल करना है, लेकिन ऑफिशियली इस बात को कमिट करना, इस पे प्लेज करना और एक पूरा प्रोग्राम तश्कील दे के जिसमें बैकएंड की पॉलिसीज़ भी हैं, जिसके अंदर प्रोसीजर्स भी हैं जहाज़ के ऊपर, इस बात को इंश्योर करना कि ये ना हो, दिस इज़ समथिंग व्हिच इज़ फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इन द वर्ल्ड। यानी पूरी दुनिया में ये पहली दफ़ा ये बात हुई। इसके अंदर UN यूनाइटेड नेशन, जिस तरह आपने कहा है कि वो PI के साथ उसने इस बात के अंदर इश्तराक किया है, उनके रूल्स को, जो ह्यूमन राइट्स के रूल्स हैं, जो ख़वातीन के बुनियादी हुकूक हैं, उन तमाम चीज़ों को हम इन इट्स फुल स्पिरिट हम मुकम्मल तौर पर अपने जहाज़ों के ऊपर, अपने वर्क प्लेसेस के ऊपर, अपने इन्वायरमेंट पे हम इम्प्लीमेंट करेंगे। और ये चीज़ जो है वो हुई है, और UN ने हमें चैम्पियन डिक्लेयर किया है। उन्होंने अवार्ड नहीं दिया, उन्होंने कहा जी PI इज़ अ चैम्पियन फॉर प्रोटेक्टिंग वुमेन्स राइट ऑन इट्स प्लेसेस, ऑन बोर्ड, ऑन द एयरपोर्ट्स। तो ये इसकी वो पूरी चीज़ है। और साथ साथ इसके अंदर हमें जो है वो सपोर्ट फेडरल ओम्बड्समैन जो हैं, कशमाला तारिक साहिबा जो है वो हमें कर रही, और इन्फोर्समेंट उनके एंड से आएगी, कंट्रोल और पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन हमारे एंड से आएगी, और UN इस पूरे प्रोजेक्ट को ओवरसी करेगा। ऐसी कोई ठीक खास है। ट्रेनिंग्स भी PIA की तरफ से अपने स्टाफ को दी जाएंगी सर, कि जस्ट इन केस ऑफ एनी मिसहैप या कोई ऐसी चीज़ हो तो जस्ट द वे इट This शुड is बी the way to how to report रिपोर्टेड? it. Yes. देखिए, दो चीज़ें हमें इसके ऊपर समझने वाली हैं। सबसे पहले तो एक बात ये हमें जानना चाहिए कि ये क्यों इम्पॉर्टेंट है, ये क्यों ज़रूरी है। वुमेन हरासमेंट तो ऑब्वियसली किसी भी सूरत के अंदर एक्सेप्टेबल नहीं होनी चाहिए। हमारे माशरे में आपने देखा है कि पिछले चंद दिनों में कुछ ऐसे दिलखराश वाक़यात सुनने पड़े, जिसकी वजह से हमने ओवरऑल एक नेशनल लेवल का माइंडसेट इस पर डेवलप होना शुरू हो गया है कि इसके ऊपर कुछ सीरियस किस्म का एज अ सोसाइटी हमें काम करना पड़ेगा। लेकिन जो इसमें बहुत बुनियादी नुक्ता है वो ये है कि ख़वातीन आपके माशरे का, आपकी मुल्क की आबादी का निस्फ़ है। पाकिस्तान ने अगर किसी भी किस्म की तरक्की करनी है तो उसके अंदर ख़वातीन को मेन स्ट्रीम में आना पड़ेगा, उनको धारे में शामिल होना पड़ेगा। और उसके अंदर जो सबसे बड़ा इम्पेडिमेंट है या सबसे बड़ा उनको जो दुश्वारी होती है, दैट इज़ मोबिलिटी। चाहे वो मोबिलिटी बाय एयर हो, चाहे वो घर से बाहर निकलने का मामला हो, चाहे वो लोकल ट्रांसपोर्ट हो, हर चीज़ के ऊपर सबसे ज़्यादा जिसमें देखते हैं कि हमारी माएँ हैं या बहनें हैं या बीवियाँ हैं, हम खुद बहुत परेशान होते हैं अगर उनको अकेला कहीं सफ़र करना पड़े, बिकॉज़ हम ये समझते हैं कि रास्ते में अगर कोई तंग कर दे या अकेली वहाँ पे हो, ये किस तरह कोई हैंडल करेंगी, कोई मदद को इनकी किस तरीके से आएगा। तो अगर हमारी इस परेशानी के ऊपर हम ख़वातीन को मजबूर करें कि वो घर रहें और वो बाहर ना निकलें, तो इस रविश से या इस माइंडसेट से हम तरक्की नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल। जिस तरह आप जानते हैं कि हुकूमत पाकिस्तान ने एक टारगेट सेट किया है कि बाय 2030 या 2040 पाकिस्तान को दुनिया की टॉप 10 इकोनॉमीज में होना चाहिए। अगर वो टॉप 10 इकोनॉमी आपने बनना है तो उसके अंदर आपको ख़वातीन को भी इस करना इकोनॉमिक होगा। प्रॉस्पेरिटी में शामिल करना पड़ेगा, और उसके लिए मोबिलिटी या उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन के दौरान उनकी हिफाजत को इंश्योर करना बहुत ज़्यादा True. इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल। एक चीज़ सर, और थोड़ा सा टॉपिक से हट भी जाते हैं। कोविड के दौरान जब देखा कि एयरलाइंस पर खाने पीने की पाबंदी आयद की गई तो बहुत से मुसाफिर एयर होस्टेस को बार बार परेशान करते हैं, सानू रोटी दियो। तो सर आज से तो दोबारा से रोटी खुल जानी है, तो अब लगता है ये मामला ख़त्म हो जाएंगे आज से। देखिए, हमने ना कुछ अर्से पहले एक सर्वे करवाया, और हमने उस पे ये कहा कि मालूम करने की कोशिश की कि वो कौन से ऐसे बुनियादी एलिमेंट्स हैं या अनासर हैं जिसकी वजह से लोग किसी भी एयरलाइन को चूज़ करते हैं सफ़र करने के लिए। पूरी दुनिया में स्केड्यूल इम्पॉर्टेंट होता है, पूरी दुनिया के अंदर रिलायबिलिटी इम्पॉर्टेंट होती है, पूरी दुनिया के अंदर नेटवर्क इम्पॉर्टेंट होता है। पाकिस्तान के अंदर ये चीज़ें इम्पॉर्टेंट है, लेकिन आपको सुन के ताज्जुब होगा कि नंबर 2 या सेकंड नंबर के ऊपर जो सबसे बड़ा एलिमेंट आया वो खाना था। हम लोग अच्छा। शायद एक खुश खुराक लोग हैं, हम चाहते हैं कि
हमें अच्छा खाना मिले, अच्छा खाना सर्व किया जाए। पीआईए को ऐसे आपको पता है वजह ऐसे तो शोहरत नहीं सर, हमारी पाकिस्तानियों के बारे में कहा जाता है, कहाँ से आ रहे हो, रोटी खा के आ रहे हो, कहाँ जा रहे हो, रोटी खाने जा रहे हो, सफर क्यों कर रहे हो, देखिए रोटी खाएंगे। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर फॉर बीइंग विद अस एंड डेफिनेटली हमारे लिए एजाज की बात बिल्कुल। है कि माशाल्लाह एयरलाइंस को ये टाइटल दिया गया है कि विमेन हैरेसमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक सेफ एयरलाइन तस्वर की जाएगी। एग्जैक्टली चलें जी नाजरीन, एक क्विक ब्रेक की तरफ बढ़ने, तो ब्रेक से वापस आएंगे, चंद और खबरें और उसके अलावा कुछ ज़बरदस्त सेगमेंट्स होंगे सुबह पाकिस्तान का। ऐसा स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक नाजरीन। एक अच्छी खबर, एक ऐसा एजाज़ जो कि एक पाकिस्तानी के नाम है, उनका जिक्र करते हैं। पाकिस्तानी कोहे पेमा सरबाज खान चंद रोज पहले हमारे मेहमान भी थे, उस वक्त भी हमने जिक्र उनसे किया था कि व्हाट्स नेक्स्ट, क्या प्लान है, कैसे इसको आपने पूरा करना है। तो व्हाट्स नेक्स्ट आ चुका है बिल्कुल प्लीज। और नेपाल की 8,167 मीटर बुलंदो बाला ये चोटी है जिसे कहा जाता है दावला गेरी चोटी, ये सर की है जी सरबाज खान साहब ने। और 8,000 मीटर से बुलंद 9 चोटियां असर करने वाले ये पहले पाकिस्तानी कोपेमा बन गए हैं। तो जनाब मरहूम मोहम्मद अली सतपारा का 8,000 मीटर से बुलंद 8 चोटियां असर करने का कौमी रिकॉर्ड भी हमारे सरबाज ने तोड़ दिया है। एग्जैक्टली, कांग्रेचुलेशंस फ्रॉम टीम सुबह पाकिस्तान। बढ़ते आगे, उर्दू के मारूफ मज़ाह निगार, शायर और मुतरज्जिम पतरस बुखारी, इनका आज 123वां यौम पैदाइश मनाया जा रहा है। अल्फाज से खेलने वाले पतरस बुखारी, इनको मज़ाह निगारी में एक अलग, एक मुनफरिद मकाम हासिल है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पतरस बुखारी ने 1 अक्टूबर 1898 को कश्मीरी खानदान में आँख खोली। अंग्रेजी अदब में मास्टर करने के बाद शोबाए तदरीस से वाबस्ता हो गए। ऑल इंडिया रेडियो में भी अपने काम की बदौलत अपनी सलाहियतों को खूब मनवाया और क़याम पाकिस्तान के बाद 1939 में उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने का एजाज़ भी हासिल किया। असल नाम सैयद अहमद शाह बुखारी था, लेकिन पतरस बुखारी के कलमी नाम से शोहरत पाई। वो मज़ाह निगार, शायर, सहाफ़ी और अदीब थे। इनकी मारूफ तस्नीयत पतरस के मज़ामीन ने बेहद मकबूलियत समेटी। मज़ामीन पतरस को बिलाशुबा उर्दू अदब में अहम दर्जा हासिल है। इस किताब के मजमूए में शामिल 11 मज़ामीन में वो मुआशरे की किसी न किसी खामी पर मज़ाया और हमदर्दाना अंदाज में रोशनी डालते दिखाई देते हैं। पतरस बुखारी को मारूफ शोरा फैज़ अहमद फैज़ और नून मीम राशिद जैसी शख्सियात की शागिर्दी का एजाज़ भी हासिल रहा है। उन्होंने अंग्रेजी अदब के उर्दू में तराजुम में बड़ा नाम पैदा किया और उनकी तसानीफ आज भी ताज़ा फूल की मानंद इल्म फ़न की खुशबुएं बिखेर रही हैं। दिसंबर 1995 को पतरस बुखारी अपने खालिक हकीकी को जा मिले। पतरस बुखारी की अदबी, तालीमी और सफारती खिदमात के सिले में इन्हें हुकूमत पाकिस्तान ने इनकी वफात के बाद तमगा हिलाले इम्तियाज से भी नवाजा। जी तो अब आपको एक इंटरेस्टिंग सी खबर देते हैं जो कि ब्रेक तो की गई कल डीसी इस्लामाबाद की जानिब से, लेकिन कुछ लोग ट्विटर पर नहीं होते तो उनके लिए सुबह पाकिस्तान का प्लेटफॉर्म है। ये खबर है इस्लामाबाद के शहरियों के लिए जिनको खाने पीने के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब डिलीवरी बॉय की बजाय ड्रोन के जरिए खाने पीने की अशिया बआसानी मंगवाई जा सकेंगी। ये बताया गया कि ड्रोन के जरिए फूड डिलीवरी अब पाकिस्तान में हकीकत का रूप धारने को तैयार है। क्या बात है, एक ड्रोन आएगा, पिज्जा बॉक्स लाएगा, आपके सामने रखेगा और आप चट कर देंगे, ड्रोन पिक्चर भी लेगा कि अच्छा खा गए सारा का सारा। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद हमजा शफकात साहब, इन्होंने वफाकी दारुल हुकूमत के शहरियों को अपने ट्वीट के जरिए खुशखबरी सुनाई। कमिंग सून फूड डिलीवरी बाय ड्रोन। तो ये ज़बरदस्ती तस्वीर उनकी तरफ से शेयर की गई है कि बहुत जल्द ड्रोन के ज़रिए वफाकी दारुल हुकूमत में खाना डिलीवर किया जा सकेगा। और मैं ये सोच रहा था क्यों ऐसे ऐलान करते हैं, क्यों कराची वालों को जलाते हैं, क्यों उन शहर वालों को जलाते हैं जहाँ ट्रैफिक के मसाइल पहले ही बहुत ज़्यादा होते हैं, जहाँ खाना पहले ही बहुत लेट आता है। यहाँ तो खाना टाइम पर आ जाता है, लेकिन ड्रोन से और जल्दी आएगा। पता चले कि पाकिस्तान में एयर ट्रैफिक बहुत ज्यादा बढ़ गई है शिव आने वाले दिनों में, और फिर ऐसे में मतलब जब ये मजे मजे का खाना जा रहा होगा तो बीच में कुछ
चरिंद परिंद भी होते हैं, अगर कोई इंस्पायर हो गया शिव, सोचिए उस वक्त क्या होगा। एक आपका पिज्जा तो पार्टी बीच में ही हो जाएगी किसी कौवे और कबूतर के साथ। कितना खा लेगा यार जो भी होगा लेकिन खराब हो जाएगा ना। कितना खा पता लेगा? चले हम ऊपर देख रहे हैं ये क्या हो रहा है, ड्रोन की और कौवे की लड़ाई हो रही है। पर कितना खा लेगा, दिल बड़ा करें, कितना खा लेगा। एनीवेज डीसी इस्लामाबाद हमजा शफकात साहब ने हमें ज्वाइन किया। सर थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। सर सबसे पहले तो ये बताएंगे इस्लामाबाद में ये खाना ड्रोन के जरिए क्या डिटेल्स हैं, कोई प्राइवेट कंपनी ने लाइसेंस हासिल किया है और कब से शुरू होगा? कमिंग सून तो आपने लिखा, कब से शुरू होगा? अच्छा हाँ जी, अगर हमजा शफकात साहब आप हमें सुन पा रहे हैं तो बता दीजिए कि ये फूड डिलीवरी जो है कब से स्टार्ट हो रही है इस्लामाबाद में, और मैं और शेब जो है वो कब तक यहाँ पर मतलब मुस्तफीद हो सकते हैं? जी बिल्कुल, इस्लामाबाद के अंदर हमने अभी तो सिर्फ एक कैंपेन स्टार्ट की है जिसमें ये आइडिया हमने फ्लोट किया, और हम ये पब्लिक के अंदर भी एक तरह से देखना चाह रहे हैं कि वो इसको कैसे देखते हैं। और एक प्राइवेट कंपनी को हमने एंगेज भी कर दिया, फूड डिलीवरी की कंपनी, जो उनके साथ हमारा प्लान यही है कि वो F9 से सिंबॉलिकली जो फूड है वो डिलीवर कराएंगे डीसी ऑफिस में, जहाँ पे एक ऑर्फनेज के बच्चे जो हैं वो हमारे पास होंगे और उनको ये पहला जो फूड पैकेज है वो डिलीवर किया जाएगा। जबरदस्त। और इसका प्लान यही होगा कि ये जो भी डिलीवरी होगी वो उसकी सिक्योरिटी वेटिंग होगी, उसके बाद ही हम अलाउ करेंगे। तो बेसिकली ये कोई बहुत ज़्यादा कमर्शियल एंटिटी या एक तरह से कोई लाइसेंसिंग नहीं हम स्टार्ट करेंगे, एक सिंबॉलिक एक्टिविटी है जिससे हम प्रमोट कर रहे हैं इस्लामाबाद के अंदर टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशंस, और ये 15-20 डेज के अंदर अंदर इंशाल्लाह इसकी इनॉग्रेशन हम करेंगे और फिर इसको स्टेप बाय स्टेप लेके चलेंगे। इसके ऊपर इवेंचुअली तो एविएशन की पॉलिसी भी है, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी इस पर काम कर रही है, ड्रोन पॉलिसी भी आने वाली है। तो जब तक वो चलेगा तब तक ये सिर्फ एक सिंबॉलिक एक्टिविटी के तौर पे हम कर रहे हैं। लेकिन जब आप ये सिंबॉलिकली एक्टिविटी का जिक्र कर रहे हैं हमजा शफकात साहब, तो ड्रोन फूड डिलीवरी की ज़रूरत ऐसे में महसूस क्यों हुई है? क्योंकि यहाँ तो ट्रैफिक के भी मसाइल नहीं हैं। बेसिकली ये कोई इतनी ज़रूरत तो नहीं है और ना ही कोई ऐसी शिकायत है हमारे पास कि फूड डिलीवरी नहीं हो रही। ये तो एक आपको पता है कि इस्लामाबाद को हम एक स्मार्ट सिटी बनाना चाहते हैं। आपको पता है इस्लामाबाद इंतज़ामिया ऑलरेडी सिटी ऐप इस्लामाबाद का इफ्तिताह कर चुकी हुई है, होम डिलीवरी सर्विसेज दे रही है। दुरुस्त दाम ऐप के ज़रिए हम तमाम लोगों को प्राइसेस बताते हैं और उन्हीं प्राइसेस के ऊपर घरों में डिलीवरी कर रहे हैं। तो इसी तरह एक तरह की ये टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन है, एक एडवांसमेंट है, एक आइडिया है जिसको हम इश्तराकियत के साथ प्रमोट करना चाह रहे हैं। इसकी कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, लेकिन जस्ट टेकिंग द लीड इन पाकिस्तान इसका ये इनिशिएटिव लिया गया। जबरदस्त सर, ये तो बड़ा अच्छा आपने एक्सप्लेन किया। सर अब एक और मामले की तरफ पर भी आपका मुझे कमेंट चाहिए, वाई बिकॉज आप कल वहाँ पर मौजूद थे। कायद आज़म यूनिवर्सिटी, पाकिस्तान की टॉप यूनिवर्सिटी, सर वहाँ पर चंद रोज़ से जो एहतजाज जारी जिसको ख़त्म कराने की कोशिश आपकी तरफ से भी की गई, आप भी वहाँ पर गए। थोड़ा सा प्लीज़ आप बताएं, जो फेडरेशन वहाँ पर है, स्टूडेंट फेडरेशन, क्या उनसे बात हुई? आपकी जो एहतजाज पे तलबा मौजूद है उनसे बात हुई है? चूँकि वाइस चांसलर डॉक्टर मोहम्मद अली साहब ने 2 रोज़ पहले हमारे प्रोग्राम में कहा था कि जो मुतालबात थे उनके फ़ीस को लेकर, वेव करने से मुतालिक जो जायज़ मुतालबात थे वो मान लिए गए हैं, बट स्टिल ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड स्टूडेंट्स हैं जो वहाँ मौजूद हैं। तो सर आपके पास क्या इत्तलात हैं इससे मुतालिक? कायद आज़म यूनिवर्सिटी जो है वो पाकिस्तान की बेस्ट यूनिवर्सिटी है। वहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स को मसले थे फ़ी रिलेटेड, और यूनिवर्सिटी के ऑब्वियसली अपने इश्यूज हैं, उनके अपने फंडिंग बहुत कम है डिस्पाइट बीइंग नंबर 1 यूनिवर्सिटी। तो उस वजह से कोई दरमियान उनके इश्यूज हैं। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी ज़्यादा 90% इश्यूज सेटल हो चुका हुआ है, बाकी भी स्टेप बाय स्टेप इश्यूज सेटल हो जाएंगे। इश्यूज आते रहते हैं दुनिया की हर यूनिवर्सिटी में, इवन फ्रांस में अगर आप देख लें, हर जगह पे ऐसी चीज़ें होती रहती हैं और कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है। इसमें इंतज़ामिया पूरी तरह इन्वॉल्व है। वाइस चांसलर साहब जो हैं वो खुद उन्होंने बड़ी इसमें मेहनत की है, तमाम टीचर्स भी ऑन बोर्ड हैं, स्टूडेंट काउंसिल्स भी इसमें हमारे साथ ताउन कर रही हैं और इंशाल्लाह ये मसला 90% रिजॉल्व हो चुका है, बाकी भी रिजॉल्व हो जाएगा इंशाल्लाह। चलें ठीक है, थैंक यू सो मच। डीसी हमजा शफकात हमारे साथ मौजूद थे और डेफिनेटली आने वाले दिनों में हम देखते हैं कि शुएब पहला ऑर्डर क्या करता है ड्रोन के थ्रू। और मेरे प्रोड्यूसर साहब तो मुझे कह रहे थे कि जरा अगर आप आई शेडो किट मंगवाती हैं, फर्ज करें ड्रोन ऊपर से फेंककर वो टूट जाती है, मतलब ऐसी बातें करेंगे आप? ये प्रोड्यूसर साहब के आई शेडो किट खाते हैं? क्योंकि फूड डिलीवरी की बात हो रही थी। अच्छा चलें जी, बढ़ते आगे। नौकरियां ही नौकरियां, ये सुन के कितना अच्छा लग रहा है।
اسلام آباد میں نوکریاں ہی نوکریاں جناب. 1000 نئی نوکریاں دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے اسلام آباد پولیس میں. تو جناب اگر آپ نے اسلام آباد پولیس کا حصہ بننا ہے تو نوکریاں ہی نوکریاں ہیں. کون کہتے ہیں نوکریاں نہیں ہیں پاکستان میں؟ اسلام آباد میں جہاں نوکری مل رہی ہے وہ ہم نے آپ کے سامنے معاملہ رکھ دیا. وزیر مملکت برائے پارلیمانی افیئرز علی محمد خان صاحب نے یہ خوشخبری شیئر کی ہے کہ اسلام آباد پولیس میں 1000 بھرتیاں ہو چکی ہیں, مزید 1000 نوکریاں دی جائیں گی. اور ایسا ہی ہے کہ سینٹ میں جب وقفہ سوالات ہوا اس دوران جب صحافی سوال جواب کر رہے ہوتے تو انہوں نے یہ اچھی خبر, یہ اچھی نوید تمام صحافیوں کو دی کہ اسلام آباد پولیس کی جو کیپیسٹی ہے اس کو بڑھانے کے لیے, اس کی اسٹرینتھ کو بڑھانے کے لیے مزید بھرتیوں کا فیصلہ کیا گیا ہے. کیونکہ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ 1000 بھرتیاں پہلے ہی کی جا چکی ہیں, جبکہ مزید 1000 افراد کو اسلام آباد پولیس میں نوکری دی جائے گی. مزید یہ بھی بتا رہے تھے کہ جون 2021 کے بعد سے اب تک 50% جرائم میں کمی دیکھنے کو ملی ہے. لیکن یہ جو 1000 بھرتیاں ہو رہی نا, مجھے لگ رہا ہے شعیب اس وجہ سے بھی ہو رہی ہے, جب بھی ہم لوگ میرٹ کا موڑ کاٹتے ہیں, جب بھی ہم لوگ یہاں سے پارلیمنٹ ہاؤس کا موڑ کاٹتے ہیں, کوئی نہ کوئی احتجاج ہو رہا ہوتا ہے, تو سمجھ نہیں آتی پولیس کو ڈپیوٹ کہاں پہ کرنا ہے. آیا کہ جرائم کی روک تھام پر کریں, یا تو پھر یہ جو آئے روز 2 4 5 6 احتجاج ہوتے رہتے ہیں وہاں پہ ڈپیوٹ کرتے. تو ایسے میں یہ بھرتیاں ہو جانا میرے خیال میں بہت ضروری ہے. ویسے بھی کیپیسٹی بلڈنگ کی جب ہم بات کرتے ہیں کسی بھی ادارے کی, تو اس میں ظاہر ہے جو ہیومن ریسورس ہے وہ بہت امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہوتا ہے. اچھا, امپلائمنٹ بھی ہوگی اور ساتھ ہی ساتھ ہم یہ کہیں گے سیف اینڈ اسمارٹ سٹی اسلام آباد, سیف سٹی اسلام آباد. چلیں بڑھتے ہیں آگے. لیکن ایک معاملہ ایسا ہے جہاں تھوڑی سیفٹی نہیں ہو رہی, دیٹ از ڈینگی وائرس. جڑواں شہروں میں ڈینگی کے کیسز میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے. اسلام آباد اینڈ راولپنڈی یہاں کے جو مختلف ہاسپٹلز ہیں جہاں پر متاثرہ افراد کا علاج جاری ہے, جب اس کے ہم سٹیٹس آپ کے سامنے رکھیں کہ چند روز سے ڈینگی کے پھیلاؤ میں تیزی سے اضافہ دیکھ رہے ہیں. ہولی فیملی ہاسپٹل جو ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل ہے, اور بے نظیر بھٹو شہید ہاسپٹل, یہاں پر جو اسپیشل ڈینگی وارڈز قائم کیے گئے ہیں, تو اس میں ایک آفیسر کے بیان کے مطابق ڈینگی کے کیسز کی جو مجموعی تعداد ہے وہ 275 تک جا پہنچی ہے. اور ان میں سے جو ہمارے دیہی علاقے ہیں وہاں پر 178 کا فگر سامنے آیا, جبکہ جو شہری علاقے ہیں وہااں پر 97 کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں. تو جناب وفاقی دارالحکومت کے مختلف اسپتالوں میں ڈینگی وارڈز میں مریضوں کا علاج کیا جا رہا ہے. اور ڈینگی کی صورتحال پر بات کرنے کے لیے پروگرام میں ہمیں جوائن کر رہے ہیں ڈی جی ہیلتھ اسلام آباد. ان سے اس معاملے پر بات کر لیتے ہیں کہ اس وقت جو سچویشن ہم دیکھ رہے ہیں یہاں پر, وہ صورت آنے والے دنوں میں مزید خراب تو نہیں ہونے جا رہی. تو جناب ہمیں ڈی جی ہیلتھ ڈاکٹر حسن عروج نے جوائن کیا ہے. السلام علیکم اینڈ ویری گڈ مارننگ سر. یہ بتائیے گا بدھ کو جڑواں شہروں کے اسپتالوں میں 157 ڈینگی کے جو کیسز ہیں وہ رپورٹ ہوئے, یہ اعداد و شمار کس حد تک درست ہے, اور آنے والے دنوں میں کیا کوئی کمی واقع ہو سکتی ہے, یہ مزید بڑھ سکتے ہیں؟ جی بہت بہت شکریہ. اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اعداد و شمار بہت بڑھ گئے ہیں, خاص طور پہ جو پچھلے ایک ہفتے سے پہلے جو بارشیں ہوئی ہیں اس نے ڈینگی کی بریڈنگ کو بہت زیادہ جنم دی ہے. چونکہ راولپنڈی اسلام آباد ایک جڑواں شہر ہے تو دونوں کا ایک ہی طرح کے اسٹیٹسٹکس سامنے آ رہے ہیں. اس وقت تقریباً راولپنڈی میں 200 سے اوپر مریض رپورٹ ہو چکے ہیں, اور اسلام آباد میں 350 سے اوپر رپورٹ ہو چکے ہیں, جس میں اربن اور رورل دونوں شامل ہیں. اس میں ذرا خاص طور پہ بات بتانے والے یہ ہے کہ رورل ایریا میں بہت زیادہ مریض آئے ہیں ایز کمپیئر ٹو اربن اسلام آباد. اچھا. اور چونکہ وہاں ڈینگی کی ظاہر افزائش کی جو جگہ ہے اور افزائش کے جو حالات ہیں وہ بہت زیادہ کامن ہیں, تو اس واسطے یہ ڈینگی کے مریضوں کی اچانک تعداد پچھلے کوئی 10 سے 12 دنوں میں بڑھی ہے. یعنی اس سے پہلے تقریباً 10 سے 15 تک مریض اربن اسلام آباد میں تھے, یہ اچانک 87, 86, 90 کے برابر ہو گئے. اچھا سر, آپ نے جس طرح فگر شیئر کی راولپنڈی سے 200 اور اسلام آباد سے 350, جس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ زیادہ رورل ایریا سے مضافاتی علاقوں سے ہیں, سر کون کون سے علاقے ہیں جنہیں ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ڈینگی کا ہاٹ اسپاٹ ہیں؟ اسلام آباد پنڈی میں جو ہاٹ سپاٹس ہیں وہ اسلام آباد اربن میں I-10 I-9 کا علاقہ ہے جو ملکہ ہے آئی جی پرنسپل روڈ پہ, اور آئی جی پرنسپل روڈ کی دوسری طرف راولپنڈی ہے, اس طرف اسلام آباد ہے. اس کے علاوہ سپورڈک کیسز یعنی چند کیسز مختلف اور سیکٹر سے بھی رپورٹ ہو رہے ہیں, جس میں G6, F6, E11, G11 وغیرہ شامل ہیں. لیکن میجر جو ہاٹ سپاٹ ہے اسلام آباد اربن میں وہ I-10 ہے.
उसके बाद जो रावलपिंडी का इलाका है उसमें कंटोनमेंट बोर्ड का इलाका और कोहिनूर मिल्स के पास का इलाका अच्छा। और अंदर के कुछ गुंजाने शहर इलाके भी शामिल हैं जिसको हम हॉटस्पॉट्स कह सकते हैं। जहां तक इस्लामाबाद रूरल का ताल्लुक है वहां मेजर इस वक्त एपिडेमिक है, उसमें गौरी टाउन है, सवां गार्डन्स वगैरह शामिल है जहां मेजर जो मरीज हैं वो पाए जाते हैं डेंगू के। सही। अच्छा सर, ये भी बताइएगा कि हुकूमत और इंतजामिया ये मिलकर डेंगू लार्वा खत्म करने से मुतालिक हंगामी बुनियादों पर कुछ इक़दाम उठा रही है, और अगर ऐसा है तो जरा शहरियों को आगाह करें कि किस किस्म के इक़दाम इस सिलसिले में उठाए जा रहे हैं। जी हुकूमत और इंतजामिया जी सर कुछ टेक्निकल वजूहात की बिना पर हमारा राब्ता मुनक़ता हुआ है। कोशिश करेंगे कि आपसे इस बारे में दोबारा बात कर सकें, क्योंकि ये जो ख़तरा है वो दिन ब दिन मंडला रहा है। एक तरफ हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में कोरोना का जहां पर शरह अमवात है और जो रिपोर्ट होने वाले केसेस हैं उनकी तादाद में कभी वाक़ हो रही है, वहीं पर दूसरी तरफ ये ख़तरा जो है वो सर उठाने लग गया है। एग्जैक्टली। और ऐसे में जो हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा करना है वो सिर्फ इतना सा है, अपने घर में, अपने घर के बाहर, आस पास जो भी हमारी अपनी विसिनिटी है, जो हमारा अपना एरिया है, वहाँ पर आपने कोशिश ये करनी है कहीं पर अगर पानी खड़ा है, वो चाहे साफ़ पानी, जो साफ़ पानी में डेंगू जो है वो फलता फूलता है, तो उसको आपने क्लियर करना है। गमले हैं उसके आसपास है, कोई और जगह वहाँ पर पानी खड़ा ना होने दीजिए, इससे हम अपनी जिम्मेदारी जो है वो अदा कर सकते हैं। एनीवेज जी, हमें बढ़ना है आगे। आज हम बात ज़रा ब्यूटी की भी करेंगे, हेल्थ की भी करेंगे विद रिस्पेक्ट टू स्किन, लेकिन ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। जी वेलकम बैक। बात कर लेते हैं खूबसूरत स्किन के हवाले से, क्योंकि जब खूबसूरती की बात आती है तो लड़कियां काफ़ी हद तक उसको लेके ना थोड़ी सी उसमें चली जाती हैं कि यार हमने करना क्या है, मौसम, क्योंकि जब मौसम बदलता है ना तो उस हिसाब से आपकी स्किन को बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। लेकिन कहीं पर ऐसा होता है कि आप जब कुछ और एक एंटी एजिंग चीज़ इस्तेमाल कर रहे होते हैं या कुछ केमिकल इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो अक्सर आपकी स्किन ख़राब हो जाती है, क्योंकि कुछ लोगों की स्किन बड़ी सेंसिटिव होती है, हर चीज़ हर किसी के लिए सूट नहीं करती। तो इसीलिए आज हमने एक हर्बलिस्ट को अपने प्रोग्राम में इनवाइट किया है ताकि ऐसे कौन से हर्बल हमारे पास टोटके हैं, ये चीज़ें हैं कि जिनके इस्तेमाल से हम अपनी स्किन को बेहतर कर सकते हैं। क्योंकि बाज़ वक़्त ब्लीचिंग पाउडर आपकी स्किन को इफेक्ट कर देता है, बाज़ वक़्त कुछ और रेडिएंट कुछ रेज होती हैं वो आपकी स्किन को इफेक्ट कर देती हैं, लेकिन कुदरत ने आपको ऐसी कौन सी चीज़ें दी हैं कि जिनको इस्तेमाल से आप अपनी स्किन को बेहतर बना सकते हैं। या यूँ कहिए कि आप किचन में ऐसा क्या कुछ है जो अपने चेहरे पर लगाना है खाने के अलावा, जिससे आपकी स्किन हेल्दी होगी। यानी खूबसूरत स्किन के साथ साथ आप ज़रा फोकस करें हेल्दी स्किन पर। तो हमारे साथ हर्बलिस्ट नाइला हक साहिबा मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग।
अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। आप खुद कैसे क्या टोटका करती हैं? मैं बस सभी कर लेती हूँ। बेस्ट मैं खुद पे टोटका करती अपना हूँ। बताएं आज हाँ। नाजरीन को। हम स्टार्ट ही बेस्ट टोटके से टोटके कर से देंगे। कर रहे हैं, हाँ। अच्छा, सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगी कि मैं ब्यूटिशियन भी हूँ, मेरा सैलून भी है और मैं हर्बलिस्ट भी हूँ। और मेरे सर्टिफिकेशंस भी हैं, डिफरेंट जगहों से मेरे पास सर्टिफिकेट्स भी हैं। और सैलून में भी बहुत सारी चीज़ों पे हम अपनी हर्बल चीज़ों को, हर्बल नुस्खे अप्लाई करते यानी हैं। मेकअप हर्बल होता है? हर्बल मेकअप भी अच्छा। होता है, हाँ, बिल्कुल। आप और herbal उसमें makeup भी मैं कर एक सकते हैं। चीज थोड़ी यहाँ पे मेंशन करूँ ताकि हम टोटकों की तरफ भी बढ़ते चले जाएं। याद है आपको, आपने कहा था ज़रिया, आपकी एक वीडियो मैंने देखी इंस्टाग्राम पर और आपने बड़ा अच्छा Yes, हाइड्रा फेशियल करवाया था। वो मैं नायला के पास ही गई थी और अब Okay. तक के जितने भी फेशियल्स वगैरह हो रहे हैं उसमें नायला ने अपने हर्बल प्रोडक्ट को ऐड करके तकरीबन वो आपका 1 घंटा 10 मिनट का फेशियल है और मैं कहती हूँ एक अमेजिंग हाइड्रा फेशियल है जिससे आपकी स्किन Thank you. खराब नहीं होगी और आपको रिजल्ट मिलेगा। इसमें कोई अच्छा। शक नहीं, मैंने देखते कहा तो तुम मेकअप किया हुआ तुमने इसमें? इसने कहा नो आई एम अच्छा, उसमें हमने हाइड्रा के साथ एलोवेरा को यूज़ किया था। एलोवेरा मेरे ख्याल में हर घर में, हर ऑफिस में, हर जगह ज़रूर होना चाहिए। बिल्कुल ठीक। क्योंकि सर्दी हो, गर्मी हो, हर लिहाज से जो एलोवेरा हमारी स्किन को मॉइस्चराइज करता है, अगर हम लगाएं उसको तो भी फ़ायदा है, अगर हम उसको खाएं तो भी फ़ायदा है। एलोवेरा खाते भी हैं? जी, एलोवेरा खाते ये भी बिल्कुल हैं। नई बात होगी क्योंकि मेरे घर में लगा तो हुआ एलोवेरा, तो क्या करें उसको ऊपर से पील ऑफ करें और सेंटर से लेके ब्लेंड करके खा लें या पी सबसे लें? पहले तो आपने मिच्योर एलोवेरा का पौधा लेना है। ये कैसे डिटरमिन होता है? उसके ना लीफ जरा बड़े होते हैं, Okay. चौड़े चौड़े होते हैं। ठीक है। और जब आप उसको Baby निकाल के- एलोवेरा नहीं लेना बेबी आपने। एलोवेरा नहीं खाना, ना ठीक है, लगाना है। okay. वो आपकी स्किन को इरिटेट कर देगा। ठीक बच्चे है। इरिटेट करते हैं ना, बेबीज जो होते हैं इरिटेट ही कर दें, चाँ पाँ चाँ, तो ऐसे बेबी एलोवेरा भी इरिटेट करता है। नाइस एग्जांपल बाय द वे। उसको आपने, और उसका तरीका है कि आपने उसके जो साइड पे कांटे होते हैं ना, उसको बिल्कुल आप सही कट है। कर लें दोनों साइडों से। थोड़ी देर आप पानी में डिप कर लें, 2 मिनट। उसके है। बाद आप उसको निकालें, अब ऊपर वाला लीफ निकालें, स्पून से 1 टीस्पून आप उसको लें, मुंह में रखें और पानी एंड पिएं। व्हाट्स द बेस्ट टाइम ऑफ उसके कंज्यूमिंग दैट? नाश्ते से पहले। नाश्ते से पहले निहार मुंह आप 1 निहार चम्मच मुंह। एलोवेरा खा लें। आपकी स्किन विद इन 2 to 3 डेज मॉइस्चराइज हो जाएगी, स्मूथ हो जाएगी, आपकी आई साइट इवन के बेहतर होना शुरू अच्छा, हो जाएगी। गर्मी सर्दी दोनों में नो, मौसम है? आपने इसको शुरू करना है अक्टूबर से मार्च तक। अभी तो फिर अभी आज से स्टार्ट हो गया है। ठीक आज है से भाई। एलोवेरा आपने जो मैच्योर एलोवेरा ना, अम्मी अबू वाला एलोवेरा जो बड़े बड़े एलोवेराज हैं उसमें 1 चम्मच आपने खाना है। हम उसको अपनी ज़बान लेकिन में इसको बोलते हैं जब बालिग दबाने एलोवेरा। वाली कैपेसिटी में नो नो नो, आप बिल्कुल 1 टीस्पून लेंगे, उसको आप डायरेक्ट उतार दें, हजम ऐसे करना भी करना है। दवाई की लेना तरह। है, हाँ। आपको पता है एलोवेरा का हलवा बनता है, एलोवेरा जी, गोश्त जी, जी, पकता जी। है। एलोवेरा तो इतनी बड़ी एक, मैं तो कहती हूँ ब्लेसिंग है जो हम लोगों के पास है। बस उसको जब लेने लगे तो थोड़ा सा देसी और वलायती भी होता है। देसी की पहचान ये है कि जब हम उसको काट के रखते हैं तो उसकी जो जेल होती है वो थोड़ी येलो हो जाती है, और वलायती की वो बिल्कुल वाइट तो कौन सा वाइट। लेना है, देसी या देसी, वलायती? देसी गुलाब, देसी एलोवेरा, देसी चीज़ें इस्तेमाल ठीक करें, है। मिट्टी के बर्तनों में खाना शुरू करें। क्या यकीन बात करें ज़िंदगी बदल जाती है। इतनी बीमारियां तो आपकी मिट्टी के बर्तनों से निकल बेशक जाती हैं। सुन्नत भी है। बेशक सुन्नत भी है, और इसके अलावा हमारी ज़िंदगियों से वो पहले ज़माने के वो जो बर्तन होते थे, कलई जिनको करवाई बिल्कुल। जाती थी, आपको पता है उन बर्तनों में पानी पीने से आपके जोड़ों का दर्द ख़त्म हो जाता था। देखें बात शुरू कहाँ से हुई और कहाँ तक जा रही है। Best- कमिंग बैक टू द स्किन जी, थिंग, जी, मुझे ये please। बताएं कि एलोवेरा जो आपने कहा ना, बालिग एलोवेरा, हाँ जी। अगर वो लिया साइड से उसके कांटे वांटे निकाले, अंदर से स्पून लिया, या फॉर दैट मैटर सारा उसका वो जी, जो जी। एक जेल सी अगर बनानी हो, इसका कोई टाइम पीरियड होता है, शेल्फ लाइफ होती है कि बस इसकी- आपने बना के रख लिया? नो, इसका ये बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन किया। हमारे यहाँ लोग कहते हैं हमने वो पत्ता तोड़ के फ्रिज में रख लिया था, हम 2 दिन इस्तेमाल करेंगे, उसकी 10 मिनट के बाद उसकी लाइफ ख़त्म हो जाती है। इसलिए अगर मैं तो उसको इतना एहतरामन थोड़ा सा काट लेती हूँ प्लीज़ कैंची से अपने गमले से, और वो यूज़ करती हूँ, बाकी मैं लगा एहतरामन काट लेती वाह, हैं। वाह। क्या मतलब जुमला कुछ- इस्तेमाल किया आपने, तुम एहतरामन भी काट बलूगत पे लेती। चले गए हो जब वो तो ऐसे उन्होंने फास्ट कहा था बोलोगे ना मुझे कि बाले अच्छा, एलोवेरा कहते हैं अब उसको। नायला हम लोग जरा हाइड्रा की तरफ भी आते हैं, वो हाइड्रा और जी। हर्बल के ना कॉम्बिनेशन के साथ। अब बहुत सारी खवातीन जाती हैं, उनको हाइड्रा का रिस्पांस अच्छा नहीं मिलता, क्योंकि मुझे भी 2 जगह से रिस्पांस बिल्कुल अच्छा नहीं मिला। मतलब 20 मिनट्स में कौन सा हाइड्रा हो जाता है? आप 8 मतलब यानी कि 10,000 रुपए देकर आ रहे हैं, बाजू का रेट से ही होते हैं लेकिन टाइमिंग कम होती है। Exactly. ज़ाती मशवरा भी है कि विजिट तो करें एक दफ़ा, लेकिन फिर भी ऐसा क्या है कि हम लोग जब कहीं और से करवा रहे हैं तो, क्योंकि वो 3-3, 4-4 हज़ार रुपए में भी हाइड्रास हो रहे हैं, बिल्कुल। लेकिन जब मैंने आपकी तरफ से करवाया था, मतलब मैं इनर सेटिस्फेक्शन थी भाई। और ये डर भी रही थी
नायला मुझे रिजल्ट नहीं क्योंकि आया। नहीं मिला ना मुझे लास्ट टाइम रिजल्ट नहीं आपको मिला। डर लगता है जरिया? नहीं, इनका ये कहना था कि मैं इतना टाइम वेस्ट करूंगी, रिजल्ट भी नहीं आएगा, तो मैंने कहा आप मुझ पे ट्रस्ट कर लीजिए, क्या बात। अगर आपको रिजल्ट ना मिला तो फिर आप मुझे थोड़ा सा एक्सप्लेन करना हाइड्रा फेशियल क्या है? लाइक उसको हर्बल के साथ उसकी जी, जो उसकी हाइड्रा तीनों फेशियल हुई। बेसिकली डिफरेंट सीरम्स के साथ हम उसको करते हैं, उसमें हम 6 सीरम यूज़ करते हैं। जब आप कहते हैं कि हमने कहीं और से कराया तो 15 मिनट या 20 मिनट में आप कितने सीरम यूज़ कर सकते हैं। उसके मेरे पास जो मशीन है वो 10 in 1 है, उसके 10 प्रोब्स हैं। अच्छा, अब मैं एक प्रोब को भी अगर मैं 5 मिनट देती हूँ तो आप देखें मेरा टाइम 50 मिनट तो यहाँ निकल जाता है। उसके अलावा फिर मैंने उसको क्लिनसिंग भी करनी है, मैंने उसमें हर्बल जो चीज़ें हैं मेरी, उसमें मैंने एलोवेरा क्रीम्स यूज़ करनी है, तो वो मेरा 1 घंटा 30 मिनट चला जाता है। तो रिजल्ट भी तभी आता है ना, अगर आपने यूँ करके लगाई 2 उसके प्रोब्स यूज़ किए तो आपको रिजल्ट तो नहीं मिलेगा ना। जाहिर है वैसे भी दीवार को जब पेंट कर रहे हो तो काफी कोट करने पड़ते हैं ना? और उसके बाद बड़े तरीके से 1 बाय 1 उसको यूज़ करना है। एलईडी मास्क लगाना है, आपको पता है हमने आपको 30 मिनट तो एलईडी मास्क दिया था। Exactly, LED मास्क क्या है? वो डिफरेंट रोशनियों के साथ, मतलब कलर्स, लाइट कलर्स के साथ हम स्किन को ट्रीटमेंट करते हैं। उसमें जैसे ग्रीन कलर है, ब्लू है, वॉयलेट Collagen है, boost। कॉलेजन यानी बूस्ट करते रंगों हैं। से भी जिल्द जो है वो हेल्दी हो रही है। रंग Exactly। हमारी ज़िंदगी पे बहुत असर करते हैं। अभी जो रंग आप इस्तेमाल करें, जैसे ग्रीन कलर के आपने इस्तेमाल की बात की, तो हर रंग का कोई खास इम्पैक्ट आता है? एग्जैक्टली, वो क्या बिल्कुल, है? जैसे रेड लाइट है तो वो हमारी फ्रेकल्स को ख़त्म करती है, अच्छा। हमारे कलर को घर अच्छा में लाल करती बल्ब है। लगा लें फिर? जी बिल्कुल लगा ले, Seriously? नींद भी नहीं, भूख भी लगना ख़त्म हो जाएगी। अच्छा, यानी अगर आपने वजन कम करना है तो और अपने- स्किन आपकी बेहतर, तो आप घर में लाल बल्ब लगा लें। आप अपने बेड ड्राइंग रूम में रेड कलर की सीनरी लगा लें या कोई चीज़ आप रेड कर लें, आपकी भूख कम हो जाए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू जी। नाला साहब साथ मौजूद थी। आप नाज़रीन, हमें बढ़ना है एक ब्रेकिंग न्यूज़ की जानिब।